किस तरह की टिपिकल प्रॉब्लम आपने ज़्यादा देखी है बच्चों के अंदर? शुरुआत होती है आमतौर पे स्पीच के साथ। मेमोरी प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स, हैंडराइटिंग प्रॉब्लम, टेढ़ा-मेढ़ा लिखना, बिहेवियर इम्पेयरमेंट इन एनी सराउंडिंग इज़ अ प्रॉब्लम। तो बच्चा कितने की उम्र के अंदर मतलब बोलना शुरू कर दे? 15 महीने तक नहीं आया मतलब एक रेड फ्लैग आ गया। मतलब टाइम के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाने वाली प्रॉब्लम है या वाक़ई एक प्रॉब्लम है जिसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा? वेट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। एक बच्चा 99% लाता है, एक बच्चा 60% लाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है पेरेंटिंग। बहुत से पेरेंट्स डिफेंसिव रहते हैं, नहीं बच्चा नादान है, सुधर जाएगा। ये स्लीप डिसऑर्डर की भी एक बहुत प्रॉब्लम है सर बच्चों में आजकल। सबसे नेगेटिव असर जो है वो स्क्रीन का। फिट्स एक बायोलॉजिकल जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। मेंटल डेवलपमेंट है, वो छोटी एज में ही हो जाती है। तो बाद में उसके ऊपर आप जितने मर्ज़ी उसको च्यवनप्राश या प्राश खिला लो, बादाम खिला लो, शायद वो बात ना बने। कोई भी हर्बल सप्लीमेंट वो इंटेलिजेंस बिहेवियर नहीं बढ़ाएगी। हमारे इंडियन हाउसवाइफ्स की प्रॉब्लम है, अच्छा। वो उनको घर साफ चाहिए, रिश्तेदारों के सामने सारी तारीफ चाहिए कि बहुत अच्छी बहू है, लेकिन ये नहीं चाहिए कि मैं बच्चे पे काम करूं। लर्निंग और ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या आपने एक चीज़ नोट की है? जब फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, तो पेरेंट्स आपस में बात करते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, कि मेरा बच्चा ना जैसे पहले रिएक्ट करता था वैसे नहीं करता, बड़ा अग्रेसिव हो गया। मेरा बच्चा इतने साल का हो गया, वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा जो है सोता ही रहता है, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं है, वो पहले सुनता था अब सुनता नहीं है। या तो ये प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। बट इस चीज़ को लेके ना बहुत सारे पेरेंट्स बहुत उत्सुक रहते हैं कि उनको पता तो चले कम से कम कि ये नॉर्मल भी है कि नहीं है। तो आज का हम लोग का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो यही है कि बच्चों के बिहेवियर जो उनसे हैं ये नेचुरल चेंजेस में है या कुछ पंगा है। अगर पंगा है तो किस टाइम के ऊपर आप अलर्ट हो, किस किस तरह की थेरेपीज या किस किस तरह की इलाज अवेलेबल है वो आपको पता हो। जो आज के पॉडकास्ट में हम लोगों के जो गेस्ट है वो है डॉक्टर सुमित धवन। डॉक्टर सुमित धवन एक न्यूरोलॉजिस्ट है और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो चाइल्ड बिहेवियर ऑटिज्म इसकी तरफ बहुत ज़्यादा है, तो इनका एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है। बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स इनके पास आके उन्होंने ऑटिज्म के बारे में, बच्चों के जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस की हैं और बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने थोड़े-थोड़े थेरेपी के बाद एक बहुत चेंज अपने बच्चों के अंदर पाया। डॉक्टर धवन, वेलकम टू द एपिसोड सर। थैंक यू फॉर द इनवाइट सर। ये जो मैं भी कह रहा था डॉक्टर धवन, बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा, बच्चा तोतला बोल रहा है, बड़ा टाइम लगा रहा है। राइट, ये नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये? आपने 3 स्टेटमेंट्स बोल दिए, जी। लेकिन तीनों सेपरेट प्रॉब्लम्स हैं। ओके। राइट, पहला प्रॉब्लम रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट नहीं कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, हेलो जी, कैसे हो? हुँ। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। मैं पूछ रहा आपने खाना क्या खाया? आप बता नहीं रहे हो। मैं बोला कल क्या किया? रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने काम में सुपर बिज़ी हो। मैं बोलूँगा यार नहीं यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सारा टाइम अपने लैपटॉप में बिज़ी हो, पढ़ाई में बिज़ी हो, खेलने में बिज़ी हो, कूदने में बिज़ी हो। पर ठीक है, आप अपने काम में बिज़ी हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आप और हम क्या बात कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अलर्टनेस, अटेंशन एंड सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने मेरे से बात करनी है, मेरे से सवाल पूछने, मैं आपसे सवाल पूछूँ, मैं आपको हेलो कुछ ना कुछ हमारा कॉमन टॉपिक आ जाता है। रहेगा। हुँ। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है रिएक्ट करना, मतलब हम जब बुला रहे हैं बच्चे को, बच्चा हमारी तरफ देख रहा है, हमारी बात सुन रहा है, हमारी बात कितनी देर तक सुन रहा है और कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आपका फोकस। आपने मेंशन किया बच्चा मेरा फोकस नहीं कर रहा है। हुँ, अब फोकस भी 2 तरह का होता है। हुँ। एक है एक्टिविटी बेस्ड फोकस्ड और एक है वर्बल फोकस। एक्टिविटी बेस्ड फोकस मतलब ओके यार मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सारा टाइम लिखते रहता है, सारा टाइम ड्रॉ करते रहता है, सारा टाइम म्यूजिक बजाते रहता है, सारा टाइम क्रिकेट खेलते रहता है। मेरा बच्चा बिल्कुल फोकस्ड है, कोई शैतानियाँ नहीं करता है। प्रॉब्लम आती है कि ओके ये है एक्टिविटी बेस्ड फोकस, मतलब आप गिने-चुने एक्टिविटीज़ में आपके बच्चे का फोकस है। लेकिन अगर ये एक्टिविटी बच्चा ना करे, सपोज़ आपका बच्चा ना लिखे या ना खेले, ना ड्राइंग करे, तो इस टाइम क्या करेगा? क्या वो मीनिंगफुल काम करेगा या मीनिंगलेस काम करेगा? क्या उसको सही एक्टिविटी, मतलब उसके एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटी, पढ़ाई-लिखाई वो करेगा या नहीं करेगा? एग्ज़ाम्पल, अब मेरा सपोज़ लिखने का काम है। जी। मैं जब तक लिख रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। जब हुँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं तब बहुत इरिटेट कर रहा हूँ। मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, आपके लैपटॉप को हाथ लगा रहा हूँ, आपके हाँ, ये किचन में हाथ टेंडेंसी लगा हाँ, रहा ये हूँ, होती आपके है फर्नीचर टेंडेंसी। को हाथ लगा रहा हूँ, तो मैं जी। आपके पौधों को हाथ लगा रहा हूँ, सारे बिना मतलब कि आप बोलोगे ये बंदा रुकेगा कभी। ठीक है? तो हाँ, सेम है, आप हाँ, बोलोगे नहीं बच्चा मेरा शरारती है, हाँ। छोटा है, इसकी समझ आई नहीं, समझ विद टाइम आ जाएगी। लेकिन मेरे लिए इस कमरे में एक्सपेक्टेड है कि मैं इस कुर्सी पे बैठूँ, ना कि मैं पौधे को हाथ लगाऊँ, ना कि पर्दे को हाथ लगाऊँ। तो
इसके लिए फोकस का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन वाला पार्ट। ओके, एंड बिहेवियर। मैं दूसरों के घर में हूँ, मैं दूसरे के घर को परेशान ना करूँ, उनसे मिलजुल के खेलूँ, उल्टा-फुल्टा ना बोलूँ और कॉन्टेक्स्ट देख के बोलूँ। नहीं, ये तो हर पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बिल्कुल, इस तरह से बिहेव करे, बिल्कुल, लेकिन वो लेकिन बच्चा जाता अदर वे राउंड है। बिल्कुल, इट इज़ द अदर हुँ, वे राउंड। देखो, हुँ, हमारा जो इंटेलिजेंस या बिहेवियर है, वो चारों डायमेंशंस में ठीक चाहिए। मतलब स्कूल में ठीक चाहिए, हुँ, पढ़ाई करते वक़्त ठीक चाहिए, घर हुँ, वालों के साथ इंटरैक्शन में ठीक चाहिए और पड़ोसियों के माहौल में भी ठीक चाहिए। जी, चारों माहौल में बच्चों के बिहेवियर्स ठीक रहे, तो फ़ायदा है। अगर एक ही माहौल में बच्चे का बिहेवियर ठीक है, लेकिन बाकी 3 जगह आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और ये बात हमें याद रखना है। तो बिहेवियर इम्पेयरमेंट इन एनी सराउंडिंग इज़ अ प्रॉब्लम। आप कितनी देर एज़ अ पैरेंट टॉलरेट करोगे? या क्या आपका बच्चा ये सेम बिहेवियर्स दूसरे पेरेंट आपके बिहेवियर टॉलरेट कर पाएँगे या नहीं कर? पेरेंट्स तो बहुत हाई टॉलरेट कर लेंगे, वो तो अपने आप को दिलासा देते रहते हैं, नहीं, नहीं, ठीक है, मेरा बच्चा शरारती, मैं आपके घर पे नहीं आ सकता हूँ। हुँ, वो हुँ, मानिए, लेकिन अंदर से आपको पता है कि मैं दूसरों को घर पे नहीं ले सकता हूँ। तो क्या आपका बिहेवियर्स, बच्चे का बिहेवियर्स दूसरे पेरेंट्स टॉलरेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएगा? अगर नहीं कर पाया तो डेफिनिटली प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो ये प्रॉब्लम है टाइम बीइंग मतलब टाइम के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाने वाली प्रॉब्लम है या वाक़ई प्रॉब्लम है जिसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा? देखो, विद टाइम प्रॉब्लम सुधरेगी, लेकिन हुँ, 100% नहीं सुधरेगी। थोड़ा बहुत सुधरते जाएगा, लेकिन जो एज गैप है वो बढ़ते जाएगा। 5 साल के बच्चे का बिहेवियर अलग एक्सपेक्टेड है, 10 साल के बच्चे का बिहेवियर अलग एक्सपेक्टेड है। मैं ऑलवेज़ बिहेवियर्स को टर्म करता हूँ या इंटेलिजेंस या बिहेवियर को एक परसेंटेज की फॉर्म में। जी, आपका बच्चा 5 साल का है, उसके बिहेवियर आज की डेट पे 3 साल के जितने बच्चे के बिहेवियर के। आपका बच्चा 10 साल का हो गया, उसके बिहेवियर 6 साल के बच्चे के बिहेवियर के। तो जी। ये अच्छा है या बुरा है? नहीं वैसे तो बुरा ही है। बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को पॉजिटिवली देखते हो कि मेरा बच्चा पहले ये नहीं कर रहा था, अब करने लग गया। वो ये नहीं देख रहे कि 10 साल का बच्चा कितना कर रहा पा रहा है। हुँ, तो ये इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल गैप या एज गैप, जो कि एक परसेंटेज में रहता है। 3/5 इज़ 60%, मतलब आपके बच्चे का परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों के हिसाब से 60% ही है। जब वो 10 साल का है, तो उसका डेवलपमेंट 6 साल, मतलब फिर भी 60% है। अब यहाँ पे आपको इतना गैप नहीं दिखेगा क्योंकि चल आपको लगा चल साल 2 साल पीछे। लेकिन आपका जब बच्चा जब 20 साल का होगा और उसका इंटेलिजेंस 12 साल के बच्चे जितना होगा, क्या वो अच्छा है या बुरा है? मतलब 12 साल का बच्चा, मतलब 6 छठी क्लास का बच्चा। ओह! तो उस स्टेट में आपका बच्चा समाज में इंटीग्रेट कैसे हो पाएगा? तो हम लोग जो देखते हैं कि डिफरेंस होता है क्लास के अंदर, राइट, कि कोई तो बहुत तेज़ है, राइट, होशियार है, राइट, एक बच्चा डल है। राइट, तो ये जो डल वाली अगर हम सिचुएशन कहें, राइट, तो चलो पैरामीटर और भी बहुत सारे हो सकते राइट। हैं, लेकिन वैसे अगर इस लैंग्वेज में समझना चाहें, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि स्टार्टिंग में जब बचपने के अंदर उस पे काम नहीं किया गया, बिल्कुल, क्योंकि जो उसकी इंटेलिजेंस जब वो 6 साल का था, उसकी तब होनी थी, वो 10 साल के में हुई। तो वो जो गैप है, वो गैप बढ़ता, बढ़ता, गैप बढ़ता चला बढ़ते गया। जाएगा, एब्सोल्युटली। ओके, और तो वेट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब ओके। एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं। हुँ, सपोज़ आपका इंटेलिजेंस आज पीछे है, आज आप 60% मार्क्स ला रहे हो जी, और आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स 80% आ जाए। वो 60 से 80 कैसे हो गए? हार्ड वर्क से। एग्जैक्टली, ये हार्ड वर्क करना पड़ता है पेरेंट को। पेरेंट का रोल है अपने बच्चे को सिखाना। एक बच्चा 99% लाता है, एक बच्चा 60% लाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है पेरेंटिंग। 99% वाले के बच्चे ने, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की अपने बच्चे पे, तो वहां तक पहुंचा है। जो 60% वाला है, शायद उसने मेहनत ठीक नहीं की है या कम की है, या उसको गाइडेंस नहीं मिला है कि इस बच्चे को कैसे सुधारना है। एक है बच्चे का नेचुरल पोटेंशियल और एक है पेरेंट्स एफर्ट। बच्चे का नेचुरल पोटेंशियल तब सुधरेगा जब पेरेंट्स सुधरने वाले हैं। तो पेरेंट क्या करें सुधार के लिए फिर? राइट, पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम है, नंबर 1। ओके। तो यहाँ बहुत से पेरेंट्स डिफेंसिव रहते हैं, नहीं, नहीं, बच्चा नादान है, सुधर जाएगा। हुँ। अगर आप डिफेंड करोगे, आपका बच्चा नहीं नहीं, वो सुधरने वाला। बोलते भी है ना, अपना बच्चा सबको प्यारा। नहीं, तो सबको उसके प्यारा है, प्यारा इन द लेकिन सेंस कि वो उसके बारे में नेगेटिव सुन नहीं पाते कई दफ़े। नेगेटिव सुनने नहीं पाता है। हाँ, तो सबसे पहली बात, पेरेंट्स को एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम से। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, या मेरा बच्चा ये 10 चीज़ें नहीं कर रहा है, जो 6 साल का बच्चा कर पाएगा। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें होती है वो? एग्ज़ाम्पल, हुँ, अब हम सारे माइलस्टोन्स है ना, एज एप्रोप्रिएट रहता है। अब ओके, सपोज़ 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? सिंपल। जी, अब जब हम बिहेवियर माइलस्टोन्स या डेवलपमेंट देखते हैं ना, उसमें 8 से 10, 12 डोमेन्स आते हैं। अब पेरेंट्स हमेशा एक डोमेन पकड़ लेते हैं और वो 9 डोमेन को भूल जाते हैं। एग्ज़ाम्पल, हम फिजिकल डोमेन पकड़ेंगे या ग्रॉस मोटर माइलस्टोन जिसको बोलते हैं। 5 साल का बच्चा अच्छे से जंप कर पाएगा, सिंगल लेग जंप कर पाएगा, हॉपिंग कर पाएगा, रोप के ऊपर जंप कर पाएगा। ये है कोऑर्डिनेशन माइलस्टोन। आपका बच्चा मोस्टली फिजिकल माइलस्टोन्स नॉर्मल रहता है, अच्छा, मोस्टली। अच्छा, नेक्स्ट रहता है मेमोरी। मेमोरी मतलब मैंने ये पेन आपके सेकंड ड्रॉअर में रखी है, आपने ये पैसे कल इस ड्रॉअर में रखे, मम्मी ने ये खिलौना इस ड्रॉअर में रखा। ये है मेमोरी। मेमोरी भी बच्चों की अच्छी रहती है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। अच्छा, तीसरी आती है राइटिंग कॉपिंग स्किल्स।
मेरा बच्चा एबीसीडी लिख रहा है, लाइन्स ड्रॉ कर ले रहा है, 1 2 3 4 लिख दे रहा है। ओके, मेरा बच्चा बहुत नॉर्मल है, उसको सारे राइटिंग स्कूल में जो लिखते हैं वो लिख के आ जाता है। अब इसमें अच्छा बात क्या है और बुरी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि बच्चे का इमिटेशन स्किल्स अच्छा है। सारे बच्चे लिख रहे हैं, आपका बच्चा लिख रहा है, सारे बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं। ये आती है स्ट्रेंथ्स। अब नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्लम्स आती है बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। ये 3 प्रॉब्लम्स सब तो जगह पहली 3 है स्ट्रेंथ बच्चे 3 की, बच्चे ये स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 99% बच्चे मिलती रहने ही वाली है। रहने वाली है। और अच्छा। यही रीजन है कि पेरेंट्स किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। मेरा बच्चा तो फिजिकली ठीक है, इंटेलिजेंट है, हाँ, याददाश्त भी हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे बिहेवियर। ओके। बिहेवियर मतलब एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है? एज अप्रोप्रिएट 5 साल का बच्चा ये है, जब 10 बच्चे बैठे हैं, आपके बच्चे ने बैठना है। दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करना है, चीज़ें छीननी नहीं है, माँग के लेना है कि बच्चा मुझे प्लीज़ ये दे दो, मुझे भी चाहिए। या अगर बच्चे ने मना कर दिया तो ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर भी आपका बच्चा लड़ेगा, नहीं, 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 मुझे वो चाहिए, चाहिए, चाहिए। ज़िद करते हैं बच्चे। ज़िद नहीं, उसको बोलते हैं तेरा और मेरा का कांसेप्ट आना। ओके। आप ये पेंसिल लिख रहे हो, हुँ। मम्मा बोलेगी नहीं यार, ये पेन तो दूसरे लड़के की, मैं तेरे को दूसरी दिला दूँगी। वहाँ पर बच्चे का टैंट्रम शुरू, नहीं, 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 नहीं। ये 5 साल के लिए इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है 2 ढाई 3 साल के लिए, लेकिन 5 साल के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है ना। तेरा और मेरा कांसेप्ट आना, पेशेंस आना, इम्पल्स कंट्रोल आना। मदर अगर मना कर रही है या दूसरा बच्चा मना कर रहा है तो ओके, मैं पास दूसरी पेन है, मैं इससे खुश ले लूँगा। या मैं कल जाके मार्केट से लेके आऊँगा, मम्मा मुझे प्लीज़ मार्केट से पेन दिला देना। यह है एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो बहुत सटल एस्पेक्ट्स है, नहीं, इस तरफ इतना प्रिसाइज़ली ना, राइट? मुझे नहीं लगता कि लोग इसको देखते हैं। देखो हमेशा याद क्योंकि रखो, उसको एक तो बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चा ही रहता है। माँ-बाप राइट, के लिए एक तो चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा कोई हो जाए। राइट, अब मेरी एज अगर जितनी भी हो गई है, पर अपनी माँ के लिए तो मैं अभी भी बच्चा हूँ। राइट, तो पर वो यंग एज जो वाक़ई बच्चे वाले हम लोग बात कर रहे हैं, वो राइट, माँ-बाप कहते हैं यार सुधर जाएगा थोड़े दिनों में, सुधर बिल्कुल, जाएगा थोड़े दिनों में। बिल्कुल। अब इसमें नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, अब हुँ, आपके कमरे में आया हूँ, हुँ, बिहेवियर की हम बात कर रहे थे। हुँ, मैं बिना मतलब के आपकी चीज़ों को हुँ, खेल रहा हूँ, कप खोल के देख रहा हूँ, हुँ, लाइटों को हाथ लगा रहा हूँ, पंखे को हाथ लगा रहा हूँ। अब मैं देखना ठीक है, आज मैं कमरे में देख लिया, ठीक है, मुझे पता है मेरे बाउंड्रीज़ क्या है, मैंने देख सकता हूँ मैं, आपके कमरे में 100 चीज़ें देख सकता हूँ, लेकिन मैं टच नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका ड्रॉवर नहीं खोल सकता हूँ, आपका लैपटॉप हाथ नहीं लगा सकता हूँ, या आपको पूछूँगा मैं कि मैं ये प्लीज़ लैपटॉप देखूँ, मम्मा ये मैं लैपटॉप देखूँ क्या? हुँ। तो या तो मम्मी से परमिशन ले रहा है या आपसे परमिशन ले रहा है, जी। दोनों में से कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल है। आप शायद दे भी दें, लेकिन मदर मना कर देगी, नहीं, नहीं, ये तो अंकल के लैपटॉप है, हुँ, इस वक़्त टच हुँ, नहीं करना। तो हुँ। एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे 100 तो तरह के ये वाला जो बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर आपने बताया है, राइट। इनएप्रोप्रिएट के वो किसी के घर पे गया है, वो छेड़ रहा है सामान को, तो ये कितनी उम्र तक ओके है? ये किसी भी उम्र में ओके नहीं है 3 साल के बाद। अच्छा, राइट, तो जैसे पहले वाला बिहेवियर आपने बताया राइट, कि अगर उसका बिहेवियर उस तरह का है, राइट, तो इसका मतलब अगर वो 3 साल के बड़ा है अगर बच्चे की उम्र राइट, और उसका फिर भी बिहेवियर उन चीज़ों को लेके उसी तरह का है, तो इसका बिल्कुल। मतलब वो एक फ्लैग जनरेशन हो गई, सोशल अलार्मिंग हो गई। इंटेलिजेंस, ओके, सोशल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। वही मैं बात करता हूँ, इंटेलिजेंस 10 तरह का होता है। मैंने ये जो बात की है वो है हुँ, सोशल इंटेलिजेंस। ओके, दिस इज़ व वन पार्ट ऑफ इट। वन पार्ट ऑफ इट। ओके, सेकंड पार्ट एक्सेसिव टचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हाइपर एक्टिविटी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आपको टच करने से, आपकी चीज़ों को टच करने से। वो है हाइपर एक्टिव बिहेवियर। इम्पल्स कंट्रोल का पार्ट आ जाता है। वो भी एक बिहेवियर है जो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक रह सकता है, जो लर्निंग और स्कूल में प्रॉब्लम्स दे सकता है आगे जाके। ओके। राइट, लेकिन हमारे यहाँ मैं कई दफ़े देखता हूँ कि गाँव में तो ख़ास करके इस तरह का राइट, मैंने कई परिवारों में देखा है। वो तो बड़े खुश होते हैं माँ-बाप। राइट। देखो फिर से हाँ, इंटेलिजेंस, हाँ, पेरेंट्स हमेशा देख रहे हैं उसका अच्छा पार्ट इंटेलिजेंस। हाँ, एज़ अ डॉक्टर हमें दोनों चीज़ें देखनी है। हाँ, इंटेलिजेंस अच्छा है, गुड पार्ट क्या है और बैड पार्ट क्या है। ओके। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स को एक ही बोलता हूँ, आप एक लिस्ट बना के आओ गुड बिहेवियर्स और बैड बिहेवियर्स। आपका बच्चा ये 10 चीज़ों में अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हुँ। ये 10 चीज़ों में अच्छा नहीं है, इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वो जिस चीज़ में अच्छा है वो तो वो लिस्ट बना देंगे बिल्कुल, पेरेंट्स, लेकिन वो जिसमें अच्छा नहीं है ना, वो लिस्ट बनाते ही नहीं है, ना बन बिल्कुल, पाती उनसे। बिल्कुल, क्योंकि उनको ये लगता है मेरा बच्चा तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है ना, इसमें कोई राइट। दिक्कत होनी नहीं है। और इसीलिए मैंने भी एक टेक्नीक बनाई है। अच्छा, मैंने या तो मैं गूगल फॉर्म यूज़ करता हूँ हुँ, या फिर मेरे वेबसाइट पे अदर पेरेंट्स की कुछ मैंने लिस्ट बना के रखी है। अच्छा, तो गूगल फॉर्म जब पेरेंट्स भरते हैं, तब हुँ, उनको ऑटोमैटिकली पता चलता है ये बिहेवियर बैड आ रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज़ेशन। जब तक आप खुद टिक नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं 50 बिहेवियर की लिस्ट उनको दे देता हूँ, कि देख लो तुम्हारा बच्चा क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जब वो भरते हैं तो ऑटोमैटिकली 10-20 बिहेवियर उनको ऑटोमैटिकली पता चल जाते हैं जो गलत हो रहे हैं। ओके, सेल्फ रियलाइज़ेशन, देखो जब तक सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं आता तब तक हम वर्क नहीं कर सकते। दूसरा आता है सेल्फ असेसमेंट मैनुअल राइटिंग, कि आप अपने बच्चे के बुरे बिहेवियर्स या बैड एस्पेक्ट्स लिख रहे हो। मैंने मेरे वेबसाइट पे 3-4 पेरेंट्स के ऐसे रजिस्टर्स की कॉपी लगा दी, तुम पढ़ लो, तुम्हें जैसे लगता है अपने हिसाब से लिख लो, दैट इज़ योर स्किल। तो जब पेरेंट्स मेरे पास 2 दिन बाद आते हैं,
हम ये रिव्यू करते तो पेरेंट्स खुद बोलते नहीं नहीं यार सर, अब तो हम कुछ गड़बड़ हो रही है, हम तो गुमराह हो रहे थे, हमने अभी पता चला कि इतनी गलतियां हो रही है। तो जब पेरेंट्स मुझे जाके खुद बोलेंगे तब मेरा असली काम स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया है एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप है इज वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम्स, दैट इज द इंटरवेंशन, जहां पर हम वर्क करते हैं फिर। एक चीज़ और है सर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि अभी थोड़े दिनों में ही आई हैं। ये तो बहुत पहले से थी। राइट। तो पहले एक शब्द चलता था कि यार ये तो कुछ नहीं है, वहम है। वहम हो गया, आप वहम क्यों कर रहे हो? ये बच्चा ऐसे कर लेगा। तो मतलब वो वहम नहीं था। बिल्कुल। इसके ऊपर इतना थॉट प्रोसेस था ही नहीं लोगों का कि यार ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये जैसे बिहेवियर के अंदर आपने बताया है कि वो जा रहा है, छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, ज़िद कर रहा है बच्चा, तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है ये। बिल्कुल, आप कुछ हद तक सही हो, कुछ हद हाँ, तक गलत हो। हाँ। प्रॉब्लम्स पहले थी लेकिन अभी बढ़ गई है। उसका रीज़न है द डिजिटल टेलीकॉम रिवॉल्यूशन। हमारे पास आज की डेट पे हर घर में 4 मोबाइल है, 3 जीबी डेटा दे रहे हैं, 12 जीबी डेटा जो कभी खत्म नहीं नहीं होने वाला होता। है। हुँ, 2016 के पहले हमारे पास ₹300 में सिर्फ 1 जीबी डेटा मिलता था। हुँ, पहली प्रॉब्लम सॉल्व है। अब डिजिटल रेवोल्यूशन से क्या हुआ है, हुँ, पेरेंट्स के लिए एक ईज़ी तरीका है, बच्चों को टीवी पे बिठा दिया, बेटा। लैपटॉप, मोबाइल जो भी उनके पास जो भी अवेलेबल, मोबाइल तो सबके पास आज की डेट पे अवेलेबल है। हुँ, अब इसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर्स, लर्निंग, स्पीच, इंटेलिजेंस चारों चीज़ें खराब हो रही। याद रखो ये प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी आ रही है। बड़ों के भी बिहेवियर्स बिगड़ रहे हैं, कपल्स के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं। मैं आपको कल का लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी। ठीक है? हुँ, सिंपल सा गाँव वाली लेडी थी, हुँ, 3 लोग थे फैमिली में, कोई इन-लॉज़, ग्रैंड-पेरेंट्स कोई नहीं था। छोटा-सा घर, 2 कमरे, हुँ, 1 बच्चा, बच्चा स्पीच डिले है। सिंपल है कि बच्चा स्पीच डिले क्यों है? तो ओके। बच्चा लेट क्यों बोल रहा है? 99% मोबाइल ही देखता है। हुँ, तो मैंने सिंपल सवाल पूछता हूँ पेरेंट्स से, आप बच्चे को कितना टाइम दे रहे हो? हुँ, आंसर स्टैंडर्ड है हमारे इंडियन फैमिली में 1 से 2 घंटा दे रहे हैं। हुँ, क्यों? घर के बहुत काम है। हुँ, मतलब चलो आप 3 ही लोग हैं, कुकिंग में कितना टाइम लग गया? 1 घंटा। घर में 2 कमरे, साफ-सफाई में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। तो 2 घंटे आप घर का काम कर रहे हो, तो बाकी टाइम क्या कर रहे हो? तो मैंने मदर को बोला आप अपना मोबाइल दिखाइए, उसमें हम स्क्रीन टाइम खोल के देखते हैं। चलो मोबाइल झूठ नहीं बोलता, एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, स्क्रीन टाइम दिख जाता। उस मदर का मोबाइल स्क्रीन टाइम वाज़ 10 आवर्स। डेली। डेली 10 घंटे, उसमें 5 घंटा मदर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे है और बचे हुए 5 घंटा बच्चा मोबाइल पे। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? आप सोच के देखो। ये है हाँ, हमारे इंडियन हाउसहोल्ड की सिचुएशंस। देखो गाँव है, सारे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एक हुँ, दूसरे से कोई बात नहीं करता। हाँ, अगर हम एक दूसरे से पड़ोसी से बात नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? मोबाइल फ़ोन पे ही देखेंगे। फ़ोन ही देख हाँ, तो ना बच्चे ने मदर ने खुद पे टाइम दिया, ना बच्चे पे टाइम दिया। फिर कहाँ से ठीक होने वाला है बच्चा? अब पेरेंट्स कितना मोटिवेटेड है, ऑब्वियसली पेरेंट्स मोटिवेटेड रहेंगे तो बच्चे ठीक होंगे। तो मैं हमेशा सारे पेरेंट्स को ना होमवर्क देता हूँ। ओके, अच्छा। आपकी बच्चे की प्रॉब्लम्स मैंने सुन ली है। हुँ, आपकी प्रॉब्लम्स को मुझे समझाने को मुझे लगने वाले 4 घंटे, लेकिन फिर भी आपको समझेगी नहीं। हुँ, क्योंकि मैं बताऊँगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। आप हुँ, एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप डिफेंड करोगे। हुँ, तो एक काम करो, मेरा होमवर्क करके आ जाओ। अच्छा। मैं उनको मेरे 20 वीडियोज़ देता हूँ, क्योंकि हाँ, मेरे 20 वीडियोज़ देख लो और हाँ, ये फॉर्म भर के मेरे पास 3 दिन बाद फिर से आ जाओ। अच्छा। अब इसमें मुझे पेरेंट्स का मोटिवेशन समझता है। कोई पेरेंट रहता है कि नहीं यार आपने जो होमवर्क दिया मैंने तो 1 दिन में देख लिया। और हुँ, कोई पेरेंट रहता है कि 1 दिन बाद जी मेरे पास टाइम नहीं था मैंने तो खाली 2-3 वीडियोज़ देख लिए। अच्छा। इससे 2 चीज़ समझ में आती है। पहला पेरेंट्स का मोटिवेशन लेवल कितना है। एक हुँ, पेरेंट जो जिसने 1 दिन में कर लिया मुझे पता है वो अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न्ड है, हुँ, वो मेहनत करने वाले हैं। एक हुँ, दूसरा पेरेंट है जो 7 दिन बाद आ रहे हैं, मेरे पास बोलते हैं सिर्फ 2 वीडियोज़ देख रहे हैं। लाइफ इतनी भी तो बिज़ी नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं। तो फर्स्ट स्टेप फिर से मोटिवेशन। पेरेंट्स मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे, अपने बच्चे की प्रॉब्लम जानने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं, तो हम वर्क कैसे करने वाले? हम हेल्प नहीं कर सकते। आई कैन नॉट हेल्प इफ यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटिंग एंड कोचिंग ये यहाँ पर आने लगता है। तो इससे पेरेंट्स का मोटिवेशन लेवल के हमें बारे में अंदाजा आ जाता है, क्योंकि कितना पेरेंट करने की इच्छा है उनकी। अभी जैसे बिहेवियर के बारे में आपने बताया, वो एस्पेक्ट नेगेटिव मेजॉरिटी बच्चों में मिलता है। बिल्कुल। आई डू एग्री नाउ, अंडरस्टैंडिंग माय सन व्हेन ही वाज़ अबाउट अबाउट 3 हाँ। तो इसका मतलब इलाज जो है, वो कितना लंबा इलाज है नंबर 1? या इज़ इट जस्ट ऑन अ प्रैक्टिस बेस, कोई एक्सरसाइज़ेज़ बेस्ड है या इसके लिए कोई मेडिकेशन वाला सिस्टम चलता है? पहला सवाल, हुँ, इलाज कितना लंबा है? हुँ, हम बात करने वाले स्पीच डिले और बिहेवियर्स के बारे में। ओके, स्पीच डिले का जो इलाज है वो कम मिनिमम 3, 6, 9, 12, 15 मंथ्स इतना लंबा चलता है। ओके, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग। आज आपके बच्चे ने ए अचीव कर लिया तो हम बी एक्सपेक्ट करेंगे, बी अचीव कर लिया तो हम सी एक्सपेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली दिन ब दिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी। दिन ब दिन और सुधार होता जाएगा तो और आप बच्चे पे काम करना चाहोगे। बिहेवियर वाला पार्ट और भी लंबा चलता है, क्योंकि बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। आप आज भी गुस्से वाले हो,
10 साल पहले भी गुस्से वाले थे। तो किसी ना किसी को आपके गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वही तो इंटेलिजेंस पार्ट है। अगर आपके बिहेवियर पे, गुस्से पे या तो आपके पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे। अब पेरेंट्स का फेज़ तो निकल गया है। अभी आप हॉस्टल में रहते हो, तो हॉस्टल में फ्रेंड्स कंट्रोल करेंगे। अगर आप वो नहीं कंट्रोल कर पाए, तो आप किसी फ्रेंड के साथ नहीं रह पाओगे। आप हमेशा बोलेंगे ये तो अकेला ही रहता है। और वो फेज़ भी निकल गया, तो फिर आता है गर्लफ्रेंड और वाइफ का। तो वहाँ पे मतलब झगड़ते रहोगे आप। बिल्कुल, अब देखो गुस्सा मीन्स इम्पल्स कंट्रोल। खुद स हम दूसरे की बात को कितना सुन के खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो अगर अगर आप पेरेंट्स के, भाई-बहन, गर्लफ्रेंड या वाइफ के दबाव से आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे डॉक्टर और काउंसलर का रोल स्टार्ट होता है फिर। मतलब आपकी किसी से नहीं बनती, ना पेरेंट्स से, ना भाई-बहन से, ना दोस्तों से, ना स्पाउस, ना गर्लफ्रेंड, ना ऑफिस वाले। मीन्स गड़बड़ ऑफिस वालों में नहीं है, गड़बड़ आप में। आपको वह आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, काउंसलर, किसी को भी तो मिलना पड़ेगा। जैसे आप डील करते हैं पेरेंट्स के साथ भी आपने बताया, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं उनके साथ में। तो किस तरह की टिपिकल प्रॉब्लम आपने ज़्यादा देखी है बच्चों के अंदर? बिहेवियर को लेके ज़्यादा देखी है या और भी कोई प्रॉब्लम्स नज़र हमारे आई पास हैं 4 उसमें? मेन तरह की प्रॉब्लम्स आती जी। है। बिहेवियर, हुँ, लर्निंग, स्पीच, इंटेलिजेंस। ओके। तो बिहेवियर का तो आपने शुरुआत बता दिया। शुरुआत होती है आमतौर पे स्पीच के साथ। ओके। स्पीच डिले के साथ होती है। बच्चे लेट बोलते हैं, फिर हुँ, पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि 5-6 साल में बच्चा बोलने लग गया। हुँ, लेकिन वो जब बोलने लग गया तब उनको बिहेवियर इश्यूज़ दिखने लगते हैं। उसको भी वो नेग्लेक्ट कर दे कि चल ठीक है, अब तो बोलने लग गया तो बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। 10 साल तक वेट करते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है लर्निंग पे। क्योंकि ले बच्चे का फोकस है नहीं, अटेंशन है नहीं स्कूल में, इधर-उधर, यहाँ-वहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जी। टीचर लिख रही है, वो अपने आप ना हुँ, पेन हिलाते बैठ रहा है, बिना कुछ मतलब के काम। तो इसकी वजह से बच्चे का ध्यान ना होने की वजह से लर्निंग प्रॉब्लम्स आती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स, हैंडराइटिंग प्रॉब्लम, टेढ़ा-मेढ़ा लिखना, उल्टा-फुल्टा लिखना, डिस्लेक्सिया, ये सारे लर्निंग डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो वैसे नॉर्मली जो एक नॉर्मल अगर टेंडेंसी की बात करें, तो बच्चा कितने की उम्र के अंदर मतलब बोलना शुरू कर दे? राइट राइट एज क्या होनी चाहिए? एवरेजली? एवरेज एज बच्चा जब बोलने लगता है, हुँ, फर्स्ट वर्ड वो है 12 मंथ्स ऑफ एज। 12 ओके। मंथ्स पे वो मम्मी को देख के मम्मी बोलने लगता है। ये एक्सटेंड हो जाता है 14 महीने तक। मतलब वो ओके। मम्मी को देख के ही मम्मी बोल रहा है। हुँ, ऐसा नहीं कि बिना मतलब के मामा, मामा, मामा बोलते जा रहा है। हुँ, इसको बोलते हैं वर्ड विथ मीनिंग। फर्स्ट वर्ड 11 से 14-15 महीने तक आ जाता है। 15 महीने तक। 11 से 15। 15 महीने, ठीक है। 15 महीने तक नहीं आया मतलब एक रेड फ्लैग आ गया। ओके, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग रही है। ऐसा ओके। नहीं कि अभी 5 साल तक वेट करना है। हाँ, इससे पहले का जो माइलस्टोन है वो पॉइंटिंग है। बोलने से पहले बच्चा हर एक चीज़ पॉइंट कर पाएगा। उससे पूछो मम्मी कहाँ है? पापा कहाँ है? दादी कहाँ है? ये माइलस्टोन 10 से 12 महीने पे आ जाता है। ओके। सो बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा है, वहाँ पर ही पहली प्रॉब्लम शुरू होती है। हमने बोलने तक वेट करना ही नहीं रहता है। 10 से 12 महीने तक 2-3 चीज़ों को पॉइंट करने लग जाता है। 15 महीने तक 20-25 चीज़ों को पॉइंट कर सकता है और 2 से 4 वर्ड बोल सकता है। 2 से 4 वर्ड कोई भी रह सकते हैं। मम्मी-पापा बोल सकता है, मम्मी लाइट बोल सकता है, मम्मी फैन बोल सकता है, मम्मी नोज़, कुछ भी वर्ड विथ मीनिंग आ जाते हैं 15 महीने पे 3 टू 10 वर्ड्स। 18 मंथ्स पे माइलस्टोन्स और सुधर जाता है। 10 से 50 वर्ड्स तक बच्चा बोलने लग सकता है और 24 महीने तक 50 से लेके 200, 300, 400, 500 वर्ड तक भी बोल सकता है। कोई ओके। बच्चा 50 भी रह सकता है, 500 भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने कितना सिखाया है। जिस पेरेंट ने सिखाया उसका बच्चा 2 साल पे 500 1000 वर्ड्स भी बोल लेता है। जिसने नहीं सिखाया उसका बच्चा 10 वर्ड्स पे ही रहेगा। दोनों बच्चे नॉर्मल है, लेकिन क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा किसी भी एंगल में 15 साल की उम्र में बाकी बच्चों से पीछे हो या बाकी बच्चों से आगे हो? बच्चा कभी भी इंटेलिजेंट 10वीं क्लास में ना अचानक 10वीं में इंटेलिजेंट नहीं नहीं बनने वाला बनने है। वाला। वो तब हुँ। बनेगा जब से वो 1.5 साल का था तब से वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। और वो इंटेलिजेंस पेरेंट्स की वजह से है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो छोटी एज में ही हो जाती है। बिल्कुल। तो बाद में उसके ऊपर आप जितने मर्ज़ी उसको च्यवनप्राश या प्राश खिला लो, बादाम खिला लो, शायद वो बात ना बने। कोई भी हर्बल सप्लीमेंट हुँ, XYZ हो, वो इंटेलिजेंस बिहेवियर नहीं बढ़ाएगी जब तक आप सिखाओगे नहीं। मैं आप बोलूँगा यार ये XYZ पाउडर खा लो, आपका एमबीए 1 साल में हो जाएगा। हुँ। एमबीए 1 साल में नहीं, आपका तो 2 महीने में एमबीए हो जाएगा, ये 4 डब्बे खा लो। ठीक है। पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, हाँ, लेबर, पढ़ाई, लर्निंग एक लेबर है, मैकेनिकल लेबर है। आपको खुद बैठ के पढ़ना पड़ेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटे, तो आप कहीं जाके कुछ क्वालिफाइड पर्सन बन पाओगे। सो मतलब शुरुआत जो है बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से ही आप वो नोटिस करना शुरू करें, अगर वो कुछ फ्लैग्स मिलते हैं आपको, बिल्कुल। कि वो कुछ बता नहीं पा रहा है, फिंगर नहीं कर पा रहा है इस तरफ कि ये है, ये है
और फिर जैसे आपने बताया 11 से 15 महीने के बीच में 2, 4, 5 शब्द वो बोलना शुरू करे। अगर ये चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, तो उसी टाइम आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। या तो ये देखें माँ-बाप इन्वॉल्व नहीं हो बिल्कुल, रहे हैं शायद उसके साथ में, राइट, डेफिनिटली। है ना? तो आई थिंक बड़ा तो यही है अगर पहले बाप वही है, हुँ, पहले हमारे वही है। इंडियन हाउसवाइफ्स की एक प्रॉब्लम है। अच्छा। वो उनको घर साफ चाहिए, रिश्तेदारों के सामने सारी तारीफ चाहिए कि बहुत अच्छी बहू है, लेकिन ये नहीं चाहिए कि मैं बच्चे पे काम करूँ। 12 घंटे वो घर की साफ-सफाई, रसोई, कुकिंग, रिश्तेदारों के पीछे पड़ेगी, लेकिन उसके पास अपने बच्चे के लिए 1 घंटा नहीं है। ये प्रॉब्लम्स है हमारे इंडियन हाउस होल्डर कल्चर में। ठीक है, हमें सामाजिक बनना है, हुँ, अच्छा बहू बनना है, अच्छी वाइफ बनना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का एक बैलेंस है। 12-15 महीने बच्चे को 3 से 6 घंटे मदर का डेडिकेटेड अटेंशन ज़रूरी है। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब ये नहीं कि खाना पिलाना, खिलाना और सुलाना, वो उसको काउंट नहीं करते। अच्छा। खाना तो मदर ने ही खिलाना है, सुलाना भी तो मदर ने ही है, नहलाना भी मदर ने ही है। बिल्कुल, चलो बिल्कुल। फादर्स भी कर सकते हैं, हाँ, ये तो टाइम है ही। हुँ, इसके अलावा हुँ, क्वालिटी टीचिंग टाइम ऑफ 1 to 4 आवर्स फॉर अ 1 ईयर चाइल्ड हुँ। विल डेफिनिटली हेल्प। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स की बात हम लोग कर रहे थे, एक तो बिहेवियरल हो गया, राइट, एक इस तरह का ये हो गया इंटेलिजेंस की। राइट। और कौन-सी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं ज़्यादा बच्चों के अंदर? अब इसमें मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ओके, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल बिहेवियर। ओके। सोशल इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्लास खत्म हो गया, इधर-उधर देख भी नहीं रहा है। उसे हुँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हुँ। माहौल में क्या चल रहा है, ना दोस्तों से कुछ बातचीत, ना रिश्तेदारों से बातचीत। क्योंकि लिए बच्चे को यही नहीं पता है कि मैं उनसे बात क्या करूँ? ऑफ़िस के बारे में बात करूँ, खिलौने की बात करूँ, स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, पढ़ाई के बारे में। इसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। तो ऐसे सिचुएशन में ना बुलिंग बहुत कॉमन है। बुलिंग, ऐसे बच्चों से टीज़िंग, होती है, टीज़िंग। होती है अब बुलिंग। मैं सपोज़ आप चुपचाप हुँ, बैठे हो इधर, हुँ, हुँ। आप 3 हफ्ते तक किसी से बात नहीं करोगे, तो स्कूल में आपके 10 बच्चे तो आपको डेफ़िनिटली छेड़ेंगे ना, छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे। और वहीं पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बुलिंग की वजह से 2 प्रॉब्लम्स आते हैं, दूसरे लोग उसपे हावी ओवर होते पावर हैं। करने लगते जी। हैं। अब इसकी वजह से इस बच्चे पे ना डिप्रेशन के सिम्पटम्स आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ आते हैं, स्पीच इश्यूज़, लर्निंग इश्यूज़, उसका पढ़ाई में फ़ोकस, खाना खाना भी पीना भी बच्चा छोड़ देता है। तो बुलिंग बहुत नेगेटिव है। बुलिंग अगर हो रहा है, तो ये नहीं कि बाकी बच्चे शैतान हैं। मतलब आपके बच्चे में कुछ ना कुछ कम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही ये है। कारण ये क्यों आते हैं मतलब प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस या सोशल बिहेवियर या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये प्रॉब्लम, जो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, उन नहीं, पर शुरुआत तो वहीं से हुई होगी ना कि पेरेंट्स ने उसके साथ इतना टाइम नहीं लगाया, उससे इंटरेक्शन नहीं की, बातचीत नहीं बिल्कुल, की। क्योंकि पहला तो स्टेज घर से ही शुरू पहला होती स्टेज तो है। घर से शुरू होता है। हाँ, पेरेंट्स ने उसे घर के बाहर ही नहीं लेके गए, पड़ोसियों के घर पे बच्चा कहीं गया ही नहीं, मार्केट कभी गया ही नहीं, शादियों में कभी गया ही नहीं। उसको सोशल बिल्कुल जैसे इंटरैक्ट, वो क्लोज़ उसमें रखने की ओवर कोशिश। प्रोटेक्टिव ओवर पेरेंटिंग, प्रोटेक्टिव ओवर पेरेंटिंग। प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, अगर ओवर प्रोटेक्टिव है, तो वो उसको बुलिंग होगी ही होगी। डेफिनिटली, बुलिंग होगी, वो डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल। ओह ग्रेट! मेरे पास 18 साल का एक लड़का आया था। अच्छा। आया था वो कुछ हेडेक, माइग्रेन के लिए, ठीक है? जब मैंने उसका चेहरा देखा, बॉडी लैंग्वेज देखी, यार वो कुछ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। हुँ, पेरेंट्स बोले मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हुँ, ठीक है? 12वीं क्लास में बच्चा था। हुँ, मैथ्स मार्क्स बहुत अच्छे थे। हुँ, मैंने ऐसे से सिंपल एक पूछा, बोले यहाँ से मेरे क्लिनिक से तेरा घर कितना दूर है? इतना मुझे आंसर दे दे। हुँ, नहीं दे पाया बच्चा, जबकि आंसर, मेरा क्लिनिक सेक्टर 8 में, उसका घर सेक्टर 38 में है। 15 मिनट बोल देता, कुछ भी बोल देता। हुँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल पूछा, "तू घर तक कैसे जाएगा?" हुँ, पापा की कार में है। बोला कार नहीं है तेरे पास, तू क्या करेगा फिर? हुँ, उसको ये नहीं पता था मैं ऑटो से या ओला, उबर से जा सकता हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग, मैंने उसको पूछा कि चल ठीक है, अब मैंने ऑटो मँगा ली तेरे लिए। मैं पूछा ऑटो कैसे मँगाएगा? हुँ। वो नहीं बता पाया कि ऑटो कैसे मँगा पाऊँ? मैं रास्ते में खड़ा रहूँगा, हाथ धरूँगा, इधर साइड में जाकर रिक्शा वाला आ जाएगा। सिंपल आंसर है, ओला, उबर तो ऐप तो डिफरेंट है, बट ठीक है। अब पेरेंट्स डिफेंड करने लगे, नहीं मेरा बच्चा तो ज़ोमैटो, स्विगी से ऑर्डर कर, मैंने बोला रिक्शा नहीं वो ऑर्डर कर पा रहा है, तो कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ से तुझे अगर पेरेंट्स नहीं मिले, हाँ, तो तेरा घर जाने में कितना खर्चा आएगा? इतना बता दे, हाँ, एस्टिमेट बता दे। हाँ, चलो 50 का 70 बोल दे, 70 का 100 बोल दे, कुछ भी बोल दे। हाँ। वो बोला ₹1000 खर्चा आएगा। अब सोच के देखो, जहाँ पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 50 से ₹100 लगने हैं। वो लड़का, 18 साल का लड़का, चंडीगढ़ में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर नहीं जा पा रहा है। सोच पर के देखो, पर वो नहीं, वाक़ई इस तरह के एग्ज़ाम्पल मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। 18 साल पे आया है, हाँ, और जब वो आप पेरेंट्स इस प्रॉब्लम के आए ही नहीं थे। प्रॉब्लम तो कुछ और प्रॉब्लम लेके आए, तो चेहरा देख के मैं बोला वो प्रॉब्लम तो छोड़ो, छोड़ो। वो तो मैं 2 दिन में ठीक कर दूँगा, आपकी दूसरी प्रॉब्लम, आपकी बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर दिख रही है मुझे। नहीं, वाक़ई प्रॉब्लम है। और वैसे भी आज के टाइम पे ना समाज के अंदर सर, जब आप वैसे कमर्शियल लाइफ़ में जाते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, उस टाइम के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर नहीं आपके सपोर्ट कर रहे सर। आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, आपका एक्सपोज़र सबसे बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिकल
होना लाइफ लाइफ देखो हाँ, आपको इन सिर्फ ऑल एस्पेक्ट्स। इन ऑल एस्पेक्ट्स जी। मतलब आप सोशल इंटेलिजेंस मतलब अगर सपोज मदर नहीं रही तो खाना कैसे खाएगा? हुँ। सिंपल खाना कौन बना के लाएगा? तो बस ऑप्शन क्या है? मैं पड़ोसी से माँगू, फ्रेंड से माँगू, आंटी से माँगू। ऐसे एग्ज़ाम्पल सर बहुत मिलते हैं कि बच्चा बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल, बड़े उसके नंबर आ रहे हैं, 90s में परसेंटाइल उसकी आ रही है, लेकिन बाकी चीज़ों में उससे बात करो उसको कुछ नहीं पता। बिल्कुल। और ऐसे बच्चे वाक़ई बहुत रेयर मिलते हैं जो पढ़ाई में भी अव्वल हैं, स्पोर्ट्स में भी अव्वल हैं, वैसे उनसे आप बातचीत करो उनका आईक्यू लेवल भी बहुत ऊपर का है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर बच्चा ऐसा है आपने 3 जी, पॉजिटिव्स बोल दिए। आपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बोली। आपने बोला पढ़ाई अच्छी है, हाँ, स्पोर्ट्स अच्छा है हुँ, और तीसरा आपने बोला इंटरैक्ट करता लोगों के साथ में, सबसे घुल-मिल जाता है सभी के सोशल साथ में। इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल हुँ, इंटेलिजेंस मतलब मैं 10 लोगों से मिल के 10 हाँ, चीज़ें सीख के सीख सीखना चाहता हूँ एंड जी, मैं क्यूरियस हूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही है आज की डेट में, खास तौर पे बड़े शहरों में, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, सिंगल चाइल्ड है, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग है। वो हुँ। अपने बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट, सुपर हाई-फाई क्लासेस सब कुछ दे दी है, लेकिन वो सोशली उसको बात करने नहीं आता है। वो जो मैं पॉइंट कह रहा था ना सर, मैं ये कह रहा था कि क्लास में इस तरह के बच्चे बहुत मिलते हैं, बिल्कुल, बहुत जिनकी कॉमन है। परसेंटेज बड़ी हाई है। लेकिन इस तरह के बच्चे रेयर मिलते हैं, बिल्कुल रेयर और रेयरेस्ट जो पढ़ाई में भी ऐसा अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, जितने सारे पैरामीटर हो सकते हैं ना एस्पेक्ट लाइफ के, सभी में बहुत अच्छा है। तो अगर एक कोई ऐसा इंसान है बच्चा, ठीक है? इसका मतलब ये समझ लें कि उसके ऊपर वाक़ई उसकी पेरेंटिंग बचपन से ही इस लेवल की उसको मिली है, जिसकी वजह से वो बन के आगे आ गया है। और अगर बाकियों में कोई ना कोई कमी रही है, राइट, मैं कोई गिल्ट नहीं देना चाह रहा पेरेंट्स को, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब से बात करके वो यही है कि अगर सपोज़ करो कोई बच्चा अव्वल है हर चीज़ों के अंदर, ठीक है? एक बच्चा सिर्फ़ नंबर लेके आ रहा है, एक बच्चा नंबर भी लेके आ रहा है, पढ़ाई में भी आगे है, सोशल इंटेलिजेंस भी उसकी अच्छी है, 10 लोगों से बात भी कर सकता है, कई चीज़ों में और भी बड़ा स्मार्ट है, दिस मीन्स उसके ऊपर काम हुआ है बच्चे के। डेफिनिटली। तो मतलब ये है कि जैसे ही बच्चा हुआ, द डे 1 इट स्टार्ट्स जैसे ही वो थोड़ा-सा बड़ा हुआ, उसके ऊपर सी काम करना लर्निंग पेरेंट्स को करना चाहिए। लर्निंग और ट्रेनिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आप ओके। किसी भी पॉइंट पे बच्चे को एक फ्री होल्ड नहीं दे सकते कि भाई हुँ, अब तो तेरा 3 साल हो गया, अब तो मेरा काम ज़िम्मेदारी, अब तो तेरा स्कूल वाले ही तेरी ज़िम्मेदारी है। हुँ, स्कूल वाले तो 9 से 2 ही सँभालने वाले हैं। हुँ। 2 से लेके 10 तक तो बच्चा आपके साथ है। अब वो 2 से 10 का टाइम आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें लर्निंग, पढ़ाई, स्किल, स्पोर्ट्स, लेisure और सोशल ये सारे गोल्स अचीव होने इम्पोर्टेंट है चाइल्ड के डे के शेड्यूल में। सर ये जो स्पीच डिले वाला है बेसिकली जैसे ऐसी बात नहीं चलो न्यूक्लियर के कोई नुकसान भी हैं कुछ फायदे भी रहे होंगे स्पीच डिले के मतलब बच्चा बोलना बहुत लेट शुरू कर रहा है इसकी भी परसेंटेज बहुत हाई है सर बिल्कुल, ठीक है तो कोई ऐसी कोई टिप आप देना चाहें टिप्स कोई मतलब जैसे सुनने वाले जो पेरेंट्स भी होंगे बहुत सारे उसमें आजकल सामान्य ज्ञान की भी बड़ी ज़रूरत है कल छोटी बिल्कुल, छोटी चीज़ों पे राइट, सो दैट वो आगे किसी को गाइड भी कर सके इसके ऊपर बिल्कुल। तो अगर किसी को लग रहा है कि मेरे बच्चा लेट ना बोलना शुरू करे तो पहले उसके साथ क्या एक्सरसाइजेज़ या क्या प्रैक्टिसेज़ वो करें पेरेंट्स कि उनको इस तरह की दिक्कत ना आए? तो स्पीच के लिए जी, बच्चे पे वर्क करना कर सकते हैं फ्रॉम 6 मंथ्स ऑफ एज। ओके। 6 मंथ्स ऑफ एज से हुँ, एक है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और एक है नेगेटिव एटमॉस्फेयर। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको किसी भी तरह का स्क्रीन ना देखे। ओके। टीवी, मोबाइल, यूट्यूब चाहे दादी-नानी, भाई-बहन कोई ना देखे। हस्बैंड्स ऑफिस के बाद आके ना देखे। तो माहौल में वो दिखना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। सबसे नेगेटिव चीज़ है आज की डेट पे हो रही है स्क्रीन। नेक्स्ट थिंग है प्रोएक्टिव लर्निंग। प्रोएक्टिव लर्निंग 6 महीने के बच्चे के लिए भी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। हाई कंट्रास्ट फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स, टच एंड फील बुक्स आती है। बच्चों को जल्दी से बुक्स की आदत डालना। बुक्स सिखाने के लिए नहीं है। हुँ, 6 महीने के लिए बच्चे के लिए बुक्स जो यूज़ करते हैं वो इमोशनल बॉन्डिंग के लिए। मदर से बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, खुश हो रहा है, मदर की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देख के खुश हो रहा है, तो इमोशनल कनेक्शंस आने लगते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है, उसका इंटरेस्ट फॉर बुक्स बढ़ते जाता है। वो और मदर की बातें गौर से सुनने लगता है और मदर को बोलता है बुक सुनाओ। तो और मदर का और चाइल्ड का इंटरेक्शन बढ़ता था। 1 टू 1 पेरेंटिंग होती जा रही है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड बुक्स, थर्ड है आउटडोर एक्टिविटीज। अब 6 महीने के बच्चे के लिए आप आउटडोर एक्टिविटी क्या करा सकते हो? 6 महीने के लिए आउटडोर एक्टिविटी है वॉक एंड टॉक। पेरेंट्स बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, 15-20 मिनट के लिए 2-3 बार बाहर घूम रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं, उसको पॉइंट करके बता रहे हैं, बच्चा चीजें देख रहा है। तो यहाँ से बिल्ट अप होता है जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, उसको देखो पेड़ है, देखो बर्ड जा रहा है। हुँ, सिंपल सिंपल कॉमन कॉमन चीजें। अब यहाँ पे डेवलप हो रहा है जॉइंट अटेंशन। मतलब क्या होता है? आप बच्चे को चीज़ दिखा रहे हो, बच्चा आपके हाथ की तरफ देखता है, आपके फेस की तरफ देखता है।
फिर आप जो बोल रहे हो उससे वो कनेक्ट करने लगता है। इससे डेवलप होता है सोशल इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी। ये स्पीच का सबसे मोस्ट एसेंशियल माइलस्टोन है। अगर ये चीज़ पहले से 6 महीने से शुरू कर दी, ये 3 सिंपल एक्टिविटीज़ कर दी, तो बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम्स 12, 14, 15 महीना पे नहीं आने वाली है। एक और बड़ी समस्या चल रही है आजकल, जिससे भी आप बात कर लो, हर कोई यही समझना शुरू कर गया कि उसको डिप्रेशन है। अब डेफ़िनेशन डिप्रेशन की चाहे उसको नहीं भी पता, लेकिन हर कोई बंदा डिप्रेस्ड है। तो जितनी चीज़ें आपने अभी बताई हैं, इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ भी उनकी पेरेंटिंग में या तो फ्लॉज़ थे कहीं। राइट, पेरेंट इसका मतलब टाइम लगा ही नहीं पाए उनके ऊपर। तो ये बहुत यानी आजकल छोटे-छोटे डिप्रेशन दिख रहा है जी। राइट। अगर आप बच्चों से बात करोगे 9th में 10th में मैं डिप्रेशन हूँ, मतलब अगर वो चुप रह रहा है तो वो डिप्रेस्ड है। राइट। तो एक डिप्रेशन का भी समझाओ सर आप। देखो डिप्रेशन जो है आप बिलीव नहीं करोगे 3 साल के बच्चे में भी आ सकता है, 10 साल के बच्चे में भी और 15 साल के बच्चे में। तीनों में सिचुएशंस अलग है। 3 साल के आप पूछोगे 3 साल के बच्चे हाँ, में डिप्रेशन बिल्कुल क्यों आ गया? मैं बहुत आपसे यही इंटरेस्ट पूछने वाला 3 था। साल के बच्चे में डिप्रेशन क्यों आ हाँ, गया? हाँ। 3 साल के बच्चे में डिप्रेशन आता है सिबलिंग राइवलरी की वजह से। अब जहाँ पे प्रेग्नेंसीज़ बहुत जल्दी हो गई हो, 2 बच्चों के बीच में गैप बहुत कम हो। हाँ, अब सपोज़ 3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा 1 साल का हो गया। हाँ, तो मदर तो छोटे बच्चे को देख रही है ना, तो हाँ, मदर तो जो बड़ा बच्चा है 3 साल का वो फ़ील कर रहा है कि मेरे को तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, वो इरिटेबल होगा, खाना-पीना नहीं करेगा, टैंट्रम्स करेगा, टीवी माँगने लग जाएगा, ज़िद करने लग जाएगा। तो जी। दोनों चीज़ें हो सकती है, तो टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, हुँ, ज़िद बढ़ जाती है या डिप्रेस फ़ील होने लगता है। डिप्रेशन के सिम्पटम्स छोटे बच्चे में बार-बार पेट दर्द है, खाना ना खाना, नींद डिस्टर्ब होना, ये सिम्पटम्स 3 साल के बच्चे में भी आने लग जाते हैं। अब दूसरी सिचुएशन आती है, 2 बच्चे हैं फिर से, 3 साल और 6 साल के 2 बच्चे हैं। 3 साल का हमारा बच्चा फिक्स्ड है, अब दूसरा बच्चा 6 साल। अब एक बच्चा हमेशा परसीव करता है कि दूसरे को ज़्यादा चीज़ मिल रही है। मम्मी तो हुँ, पापा इसको ही पूछ रही है, पापा इसी को पूछ रहे हैं, मेरे को हुँ, कोई पूछ नहीं रहा। इसी को बुक्स लेके दे रहे हैं, मेरे को नहीं लेके दे रहे। इसी को खिलौना ले दे रहे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड। तो वो हर एक चीज़ कंपेयर करने लगता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है बच्चे का सोशल अब पेरेंट्स का पेरेंटिंग नंबर 1 कि दोनों बच्चे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। एक बच्चे को चिल्ला रहे हैं, दूसरे को ना चिल्ला रहे। तो यहाँ से आने लगता है डिप्रेशन के सिम्पटम्स छोटे से बच्चे में, 3 साल के बच्चे में और उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, रोएगा, नींद में प्रॉब्लम्स होएगा, जल्दी उठेगा नहीं, ये सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सिम्पटम आता है 10 साल की एज पे। 10 साल की एज में डिप्रेशन के सिम्पटम क्या क्या? वो आएँगे पेरेंट्स के फिर से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप। घर में तनाव, घर में झगड़े, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जोर का बोल रहे हैं, चिढ़-चिढ़ के बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा? जब अगर वाइफ और हस्बैंड में तनाव है, तो वो तनाव किस पे निकलने वाला है? बच्चे पे बच्चे पे। निकलेगा। हुँ, वो हर एक चीज़ में, "तू बार-बार क्यों पूछते रहता है? बार-बार क्यों माँगते रहता है? कितनी बार बोला है? तू ये खाता क्यों नहीं है?" अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फूड से रिलेटेड एंड डिप्रेशन। फूड से रिलेटेड बच्चा चाहता है, मैं पिज़्ज़ा खाऊँ। फादर ने आदत लगा के रखी पिज़्ज़ा की, मदर देती नहीं है, मदर हर बार तू खाना खा, 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 बार-बार मदर्स बोलती रहती है, बच्चे इरिटेट होते हैं, इसकी वजह से डिप्रेशन आने लगता है। और फिर अगेन कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न, स्कूल के बच्चों में कंपैरिज़न, वो बच्चे तो मदर कितनी अच्छी है अपने बच्चों को ये बुक्स लेके दी, ये कार लेके दे दी, वो कार में छोड़ने आती है, आप तो मुझे रिक्शा में भेजते हो, बाइक पे भेजते हो, उसके पास ये वाली पेन है, मेरे पास ये वाली पेन है, उसका ये वाला हर एक चीज़ में कंपैरिज़न होने लगता है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो देख के हम डिप्रेस्ड हो गए। आज मैं पैदल चल रहा हूँ, आप दूसरी तरफ आप बाइक पे जाओगे, यार ये बंदा यार मस्त बाइक है, काश मेरे पास ये बाइक होती। तो ऑब्वियसली इसको बोलते हैं अनमेट नीड्स। ये हर एक एज ग्रुप में कॉमन है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है और ये समझाना पड़ता है बच्चे को कि हमारे लिए ज़रूरतें क्या है? व्हाट इज़ बेयर मिनिमम एंड व्हाट इज़ ऑप्शनल। और ये चीज़ डिज़ायर बच्चे के माइंड में बचपन से क्रिएट की जा सकती है। पेन है, चाहे आप ₹5 की पेन ले लो या ₹500 की पेन ले लो। हमारा मेन काम तो है लिखना। अब ये रोल आता है पेरेंटिंग का। डिज़ायर्स जो अनमेट डिज़ायर्स है बच्चे को कैसे फुलफिल करें या बच्चे को कैसे काउंसल करें ऑन अ डे टू डे लाइफ। काउंसलिंग इज़ नॉट अ कि वन महीने में टाइम एक बार। प्रोसेस हाँ, काउंसलिंग इज़ अ डेली प्रोसेस जी। बाय द पेरेंट्स एट होम। ये हमने समझ लिया कि अगर इस तरह के सिम्पटम बच्चा दे रहा है, तो दिस मीन्स देयर इज़ अ करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल, ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब ध्यान देने की बात आ रही है या इसके हम लोग बात कर लें कि इसको ठीक अगर करना है सिचुएशन को, डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉब्लम को बताएँ, डॉक्टर असेस करें। तो इसका जो इलाज होता है, इज़ इट अ मेडिसिन बेस्ड इलाज या इसकी कोई थेरेपीज़ होती हैं? क्योंकि ना सभी को ये लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएँगे, एक पता नहीं सर मतलब एक थॉट भी आ गया लोगों के दिमाग में
कि डॉक्टर के पास जाएँगे मतलब इतनी सारी दवाइयाँ लिख के खड़ा हो जाएगा। अब वो दवाई कितने सेंस की है, कितने की नहीं है, इस करके बहुत सारे लोग आजकल डॉक्टरों के पास सोचते हैं जाते हुए, ठीक है? राइट। तो ये जो थेरेपीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे बचपन से ही बच्चे पे काम करना हमने या सिम्पटम इस तरह के देखे हैं, डॉक्टर को हम के पास अगर हम लोग गए, तो इस पे थेरेपी ज़्यादा होती है या मेडिकेशन बेस है ये? दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा। मेडिसिन्स कुछ सिचुएशन में हेल्पफुल रहती है, फोकस बढ़ाने में, हुँ, हाइपर एक्टिविटी कम करने में, बच्चे को टिकाने में, बच्चे की नींद बेटर करने के लिए मल्टीपल चीज़ों के लिए मेडिसिन्स यूज़ होती है, डेफिनिटली यूज़फुल है। थेरेपीज़ छोटे बच्चे जिनको स्पीच डिले है, 3-4 तरह की थेरेपीज़ होती है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, एबीए थेरेपी, ऐसे 5-6 डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ होती हैं। अब हर एक एज के लिए थेरेपीज़ कस्टमाइज़ हो जाती है कि इस बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट थिंग आता है ट्रीटमेंट में, काउंसलिंग आता है, वो है माइक्रो शेड्यूलिंग थेरेपी। माइक्रो शेड्यूलिंग मतलब मैं पेरेंट्स को एक दिन भर का शेड्यूल बना के दे दूं कि आपने मिनिमम इतने इतने टाइम इतनी इतनी एक्टिविटीज करनी है। ऑब्वियसली आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपना शेड्यूल डिवाइड डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बोलता ठीक है यार, कम से कम आप 3 घंटा अपने बच्चे के साथ, 1, 2 और 3 आधे आधे घंटे के लिए 6 एक्टिविटीज करो, तो मैं आपको हेल्प करके दे रहा हूँ आपको शेड्यूल बनाने में। नेक्स्ट थिंग आता है डाइट। डाइट और बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। डाइट की वजह से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस आने लगती है, उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी आने लगती है, लर्निंग स्लो हो जाता है, फोकस कम रहता है। तो जो भी हमारे एक्सटर्नल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट में किराने की दुकान से मिल रहे हैं, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तो ये सारे प्रोडक्ट्स नेगेटिव है बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बिकॉज़ सब में हाई प्रोसेस्ड चीज़ है, हाई प्रोसेस्ड शुगर्स है, हाई सॉल्ट्स है, मैदा है, सॉल्ट्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, जो कि नुकसान करते हैं बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में पूछो खाना क्या खाना है? गैस पे जो भी आपके घर पे बनता है, रोटी, सब्जी, दाल-चावल जो बनाना है खिला लो। और एक्स्ट्रा क्या देना है? हाँ, देखो, नॉर्मल डाइट में हाँ, कोई भी फ्रूट दे दो, नुकसान नहीं करेंगे, उसमें मल्टीविटामिन सारे अच्छे हैं, हुँ, कोई नुकसान नहीं करते। रोटी, सब्जी, दाल-चावल प्रोटीन और कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट इनटेक पूरा कर देगी। हुँ, नेक्स्ट थिंग रहेगा ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कुछ-कुछ मल्टीविटामिन्स है जो हेल्पफुल रहता है, ओके, जैसे कि रहते हैं डीएचए, कार्नोसिन, मैग्नीशियम। अब ये 3 चीज़ों के लिए सबसे अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या है? हुँ, सबसे अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट्स है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स। ये पाँचों चीज़ें डीएचए में हाई है और मैग्नीशियम में हाई है, जो कि नेचुरली बच्चों को हेल्प करेगी। जो पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन है, हुँ, वो फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, सी एंड सी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, क्योंकि लिए उसमें नेचुरल डीएचए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश कॉड लिवर ऑयल्स इसमें हर मात्रा में है, जो कि माइंड और स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प होता है। अगर आप पूछोगे नॉन वेज, हुँ। चिकन जैसे कि वो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, उसमें सिर्फ हाई प्रोटीन इनटेक है। एक कहावत भी इस चीज़ को लेके सर, राइट, बोलते हैं कि जैसा खाओ अन्न, वैसा हो जाए मन। बिल्कुल। तो अगर हम बर्गर और ये इन चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे, जो एक्चुअल में नहीं ठीक है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो बट ऑब्वियस आपका थॉट प्रोसेस उतना अग्रेसिवली होता जाएगा। राइट, ये स्लीप डिसऑर्डर की भी एक बहुत प्रॉब्लम है सर बच्चों में आजकल, सोते नहीं हैं। बिल्कुल। अब हम बात करें स्लीप डिसऑर्डर्स का, आपने जी, बहुत अच्छा टॉपिक जी। रेज़ किया। अब स्लीप डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, मल्टीपल तरह के रहते हैं। एक है स्लीप इनिशिएशन। स्लीप इनिशिएशन मतलब आप सोने जा रहे हो लेकिन नींद नहीं आ रही। हुँ, दूसरा, सोने का टाइम ठीक नहीं है। हुँ, नंबर 2, 9 बजे की जगह 12 बजे सो रहा है। नंबर 3, नींद बीच में टूट जाती है, हुँ, कि हर 3 घंटे में पार-सा पलट रहे हो, उठ रहे हो। चौथी प्रॉब्लम्स आती है स्लीप में रोना। जो जगह बहुत से बच्चे रोते हैं, रोते हाथ-पैर हैं। टाइट होते हुँ, हैं, उठ-बैठ हुँ, चिल्लाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, कुछ-कुछ बच्चे चलते भी हैं, कुछ-कुछ बच्चे बोलते भी हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है अर्ली अवेकनिंग या लेट अवेकनिंग, दोनों हुँ, चीज़ें इक्वली प्रॉब्लम्स आती है। हुँ। हर एक का एनालिसिस डिफरेंट है, हर एक का सॉल्यूशन डिफरेंट है। हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मुझे पेरेंट्स का पूरा लाइफ़स्टाइल जानना पड़ता है और बच्चे का लाइफ़स्टाइल जानना पड़ता है। हर एक चीज़ हमें फाइन ट्यून करके पकड़नी पड़ती है। अच्छा, ये गलत हो रहा है, या आपको ये ठीक करो, आपको ये ठीक करो, आपको ये ठीक करो। एक-एक चीज़ों पे वर्क करने जाते हैं तो जाके स्लीप ठीक होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे नेगेटिव असर जो है वो है स्क्रीन का। सो पहले तो मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहले तो हम समझें कि देयर लाइज़ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बिल्कुल, है और फिर साथ में ये भी समझ लें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। बिल्कुल, डेफ़िनिटली, लेकिन एक राइट टाइम के ऊपर उसको पकड़ोगे तो उसके इफ़ेक्ट पीरियडिकली बाद में बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे। बिल्कुल। अगर उसको जितना लेट करते रहोगे तो नुकसान में जाएँगे हम लोग। आम तौर पे सारे स्कूल्स 8 बजे शुरू होते हैं, हुँ, तो बच्चे को 6 बजे उठना पड़ेगा। पड़ेगा। हुँ, नहाना-धोना जो भी नाश्ता कर लेना है। हुँ, अगर 6 बजे बच्चे को उठना है, मिनिमम 9 आवर्स अगर हम स्लीप पकड़े, हुँ। तो कितने बजे सोना पड़ेगा?
9 बजे अच्छी सोना पड़ेगा। बिल्कुल सोना पड़ेगा। हाँ, अगर 9 बजे बच्चा नहीं सोएगा, तो उसकी नींद नींद पूरी कम नहीं होगी, हुँ, कंसंट्रेशन कम होगा, स्कूल में नींद आएगी, उसकी लर्निंग पावर खराब हो जाएगी। सेकंड थिंग, स्लीप कम हुई, उसके हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज़, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल एब्नॉर्मलिटीज़ आएँगे, उसकी वजह से उसके हाइट और वज़न पे फ़र्क आने लग जाएगा। सर एक और प्रॉब्लम आ रही है आजकल बच्चों में ना, ये जो फिट्स पड़ रहे हैं बच्चों को, ये भी एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है इस टाइम ना, जिसको हम बोल देते हैं कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ गए, बिल्कुल। ठीक है? तो अच्छा कई लोग एक चीज़ ये भी है कि कई लोग इसको एसोसिएट करते हैं कि मिर्गी के दौरे इसलिए पड़ते हैं, क्योंकि इसने ना वो गोभी खाई है, पत्ता गोभी और पालक, क्योंकि इनमें एक इस तरह का कीड़ा होता है। सर इसकी भी क्लैरिटी कर दें आप। बिल्कुल, देखो। एक कीड़ा होता है उसमें राइट। जो कि आप उसको बॉयल भी कर लें, वो तब भी नहीं मरता और वो आपने क्योंकि वो कैबेज खा ली है, बंद गोभी और वो आपके दिमाग में बैठ गया, उसकी वजह से फिट्स पड़ रहे हैं। क्या ये वाक़ई सच है? आपका नॉलेज आधा है, आपके कंसेप्ट आधे से आधे सही है, आधे गलत है। हाँ, अब उसको देखो, क्लियर करो सर आप। इसको मैं आपको समझाता हूँ, हुँ, इसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, मतलब गोभी वाला कीड़ा जो दिमाग में पहुँच गया, उसकी वजह से फिट्स या सीज़र्स आ हाँ, रहे हैं। हाँ। बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। हुँ, इसका रीज़न है चाइनीज़ फूड, मोमोज़, स्प्रिंग रोल, सब में रॉ वो अनकुक्ड। रॉ ही है, हाँ। नेक्स्ट थिंग ये नहीं कि क्या बोलते हैं, आपने ठीक से क्लीन नहीं किया इसलिए कीड़ा डायरेक्टली पेट से चला गया। हाँ, अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, पत्ता गोभी है। हाँ, पत्ता गोभी मोस्ट कॉमन है जिस पे ये प्रॉब्लम्स आती है। हाँ। उसमें अंडे रहते हैं। अब हुँ, जब ये फूड कंटामिनेटेड फूड रहता है, ये अंडे पेट में जाते हैं और ये अंडे ब्लड से लेके पूरे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के मसल्स और ब्रेन में चले जाते हैं। और जब ये अंडे के कीड़े बनते हैं, जिसको बोलते हैं वर्म्स, वहाँ तब उसको बनता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अगर ब्रेन में गया, अगर मसल में गया तो मायोसिस्टिक सर्कोसिस बनता है। तो ये नहीं कि कीड़ा खाया है, कंटामिनेटेड फूड में अंडे हैं जो उग के कीड़े बन गए हैं। तो कंटैमिनेटेड तो कोई भी हो सकता है फ्रूट। बिल्कुल, आम तौर पे तो मतलब गोभी को हम ब्लेम ना करें। कोई भी जो फूड है जो जमीन पे उग रहा है, हुँ, जो कंटामिनेट हो रहा है एनिमल के सुसु पॉटी से, हुँ, वो इससे हो रहा है। सॉरी। अगर आप जो कोई फूड लोगे जो झाड़ पे है, वो कंटामिनेट नहीं होगा। जो जमीन पे उग रहा है वो कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा है। ज़मीन जो जमीन के के अंदर है अंदर उग रहा है। वो नहीं होगा। अच्छा उसपे भी नहीं है? उसमें नहीं होगा। अब आलू है, आलू जमीन के अंदर है। हाँ, आलू इज अ रूट। रूट में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या दिमाग में कीड़े नहीं होने वाले। कैरेट, कैरेट इज अ रूट, उससे भी नहीं होगा। अनियन, अनियन इज अ रूट, अनियन से भी हुँ। नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन के अंदर है ना। तो वो गोभी वाली बात जैसे आप कह रहे थे मेरा आधा सच है और आधा ऐसा है। तो मतलब कहने का वो है कि वो ज़रूरी नहीं है कि गोभी, वो कोई भी आप खाएँ उससे ही हो सकता कोई है। भी जो वेजिटेबल है जो जमीन पे उग रहा है, उससे उसमें हो हो सकता है। सकता तो फिर है। ये गोभी को हम लोग क्यों एसोसिएट करते हैं ज़्यादा? सबसे ज्यादा आप सारे फ्रूट वेजिटेबल्स की लिस्ट बनाओ और हाँ। देखो जमीन पे कौन सा है और आसमान में कौन सा है और जमीन के अंदर कौन सा नहीं, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस पत्ता गोभी को, है। राइट। उसको क्यों कल्प्रिट बना दिया हमने? यूज़ भी इतनी हो रही है, राइट। बन भी इतनी रही है। राइट। नहीं तो मतलब को टेक या उसका उसके ऊपर जो कीड़ा होता है वो कोई ऐसा ख़ास होता है जो नुकसान ज़्यादा दे सकता है, ऐसा कुछ? कीड़ा, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं। ओके। जो ब्रेन वाले होते हैं वो है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, और हुँ, जो बाकी सारे वर्म इन्फेस्टेशंस है वो पेट वाले होते हैं। ओके, पेट के कीड़े जैसे एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस में जो सबसे कॉमन है, जिसके वो जो पेट में रहता है, एस्कैरिस रहता है, ओके। टिनियाज रहता है। तो ऑलमोस्ट 8 से 10 डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्म्स हैं जो अलग अलग दिमाग के या पेट के या लिवर के या मसल्स के हिस्से पे नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो फिट्स आजकल बहुत कॉमन हो गया सर फिट्स राइट। वाला सिस्टम। तो इसकी कोई रोकथाम कर सकते हैं पेरेंट्स या इसको समझ लें कि ये क्योंकि एक्टिविटी कर रहा है बच्चा तो इसकी वजह से ये हो रहा है? आप कुछ हद तक आप सही है, कुछ हद तक गलत है। हाँ, फिट्स एक बायोलॉजिकल जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। वो डायरेक्टली लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है। मतलब आज आप बोलोगे मेरा बच्चा 8 घंटा टीवी देख रहा है, तो कल फिट्स आने वाले, कुछ नहीं, हद तक सही नहीं है। नहीं है। पहली बात। हुँ, तो लाइफस्टाइल सुधारना से फिट्स प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक फिट्स आ गए हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं रखोगे तो सीज़र ज़्यादा आएँगे। तो मतलब आप ये कह रहे हो फिट तो किसी को भी पड़ फिट सकते किसी हैं, को भी आ उसका सकता कोई है, ऐसा फिट से नहीं है? किसी को भी पड़ सकते हैं, ओके। उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब फिट्स अलग-अलग तरह के रहते हैं। हुँ, आमतौर पे बच्चों में जो फिट्स रहते हैं, सबसे कॉमननेस रहते हैं बुखार वाले फिट्स, जिसको बोलते हैं फेब्राइल सीज़र्स, नंबर 1, हुँ, जो कि 95% अगर हम एपिलेप्सी या सीज़र्स वाले बच्चे देखेंगे, उनको ये बुखार वाले दौरे ही रहते हैं। अच्छी बात ये रहती है कि लाइफ लॉन्ग नहीं रहते, 5 साढ़े 5 साल तक ऑलमोस्ट 95% तक बच्चों में ऑटोमैटिकली बंद हो जाते हैं। आमतौर पे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर वो सीज़र्स कम हो, छोटे हो या इनफ्रीक्वेंट हो। ये फिट्स वाला मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि आप न्यूरोलॉजी में हैं, राइट। तो न्यूरोलॉजी का तो ये मेजर आता ही है डेफिनिटली। और साथ में एक चीज़ और भी है, कई लोग बोलते हैं कि इसको फिट्स पड़ रहे हैं, तो और इसको ना हम झाड़ा दिलवाते हैं। वो जो झाड़-फूँक के लिए जाते हैं ना लोग, वो चलो वैसे साइंस तो नहीं मानेगी इस चीज़ को,
कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन अल्टीमेटली आना पड़ेगा उसको मेडिसिन पे ही आपके। डेफिनेटली मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। देखो अब फिट्स 2 तरह के रहते हैं। जी। एक रहता है सिंगल सीज़र्स, उसको बोलते हैं सीज़र्स या कन्वर्जेंस। हुँ, अगर किसी को भी सीज़र्स 2 से ज़्यादा बार हुआ है तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। ओके। ठीक है? सिंगल सीज़र हाँ, बहुत कॉमन है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में। ओके। 50% हाँ। ऑफ पीपल जिनको सिंगल सीज़र है उनको ज़िंदगी में दोबारा सीज़र नहीं होने वाला है। तो नहीं इसीलिए इसको अगर इसको किसी इसको को नहीं इसको सिंग चेक कैसे करें कि ये वाला, ये दूसरे वाला सीज़र? देखो पहली बार सीज़र जब किसी को होता है, हाँ, उसे हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है एमआरआई, ईईजी और ब्लड टेस्ट के ज़रिए। ओके। अगर तीनों टेस्ट नॉर्मल है, हाँ, तो हमें मेडिसिन्स नहीं दिया तो भी चल जाएगा। ओके। वो भी गिवन सिचुएशंस है, हम वो पेशेंट से वन टू वन डिस्कस करते हैं, उसका रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, उसका सीज़र्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, ये सब देख के डिसीजन लेते हैं कि उसको मेडिसिन्स अभी स्टार्ट करनी है या मेडिसिन्स नहीं स्टार्ट करनी है। अगर किसी को सिर्फ़ एक ही बार सीज़र्स आया है, जो कि छोटा है, लंबा नहीं है, 1-2 मिनट से कम है, ऑटोमैटिकली बंद हो गया है और चोट या कोई इंजरीज़ नहीं हुई है और हुँ। सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो सीज़र की मेडिसिन्स नहीं दिया, तो भी काम चल जाएगा। ये पता है बच्चों वाले प्रोग्राम में मैं इसको इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये भी एक सिचुएशन किसी फैमिली के बच्चे के साथ में आ सकती है। तो साथ में सर ये भी बता दो कि अगर किसी को सीजर पड़ा है, ठीक है? तो उसकी फर्स्ट एड टाइप क्या करे वो फैमिली? बिल्कुल, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फैमिली क्या मुझे लगता है हर एक जनता, आपके स्टाफ, मेरे स्टाफ सबको पता रहना चाहिए अगर रास्ते में कोई फेंट हो गया है, हाँ, हाँ, तो उसके लिए क्या करना है। हाँ। तो सबसे 2 कॉमनेस्ट इमरजेंसीज़ जो हम रास्ते पे भी किसी में भी देख सकते हैं, एक रहता है फेंटिंग अटैक और एक रहता है सीज़र्स। फेंटिंग अटैक मतलब बंदा गिर गया है, हाथ-पैर ठंडे हो गए, पसीना आ रहा है, स्टिफ़ नहीं है, उसको चिमटी मारते हैं, हुँ, तो वो कुछ ना कुछ आ-ऊ आवाज़ कर रहा है। तो ओके। सबसे पहला काम फर्स्ट एड में फेंटिंग अटैक या सीज़र में हमें पहले चेक करना है, चेक फॉर रिस्पॉन्स। पिंच करो, देखो हाँ, बंदा आवाज़ दी मतलब वो रिस्पॉन्ड बंदा कर रहा है। कॉन्शियस है, पूरी तरह कोमैटोज़ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फेंटिंग में रहता है कि पैर को छाती पे फ़ोल्ड कर लो, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ऑटोमैटिकली बंदा कॉन्शियस हो जाएगा। बिठाना नहीं है, खड़े करने की कोशिश नहीं करना है, जूता नहीं सिंगाना है, मुँह में कुछ नहीं हाँ, डालना है, वो लहसुन, करते हैं, अदरक, हाँ। लहसुन नहीं डालना है। अच्छा, अगर मुँह में से फ्रॉथ आ रहा है, लार आ रही है, तो उसको लेफ्ट साइड टर्न कर दो, वो ऑटोमैटिकली कुछ 2, 4, 5, 10 मिनट में उठ जाएगा। लेफ्ट साइड टर्न कर लेफ्ट दो। साइड टर्न कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न क्या है, जो हमारा जो झाग है, सलाइवा है, हाँ, वो हमारी छाती में ना जाए। वो हो गया तो निमोनिया बन जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लेफ्ट साइड टर्न करने से फ़ायदा क्या रहता है, हमारा जो सारा बलगम है, जो सलाइवा है, वो ऑटोमैटिकली पेट में जाता है, वो छाती और लंग्स में नहीं जाता है। ये बेसिक प्रिकॉशन है। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, पैर फ़ोल्ड कर दो, लेफ्ट साइड टर्न कर दो। अगर हाथ-पैर टाइट नहीं है और पिंच पे रिस्पॉन्ड मतलब कर दे जो जो घोड़े हैं उसके, राइट। उसको फ़ोल्ड करके चेस्ट पे मतलब थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोर्स ना लगाएँ। इस तरह फ़ोल्ड कर दो, बस इतना सा फ़ोल्ड कर दो। इससे हाँ, क्या होगा, और उसको ऑटोमैटिकली जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो पैर में है, वो ऊपर और उसको उस तरफ कर दें लेफ्ट जैसे। साइड थोड़ा-सा टिल्ट टर्न कर दो, बस। ओके, ये 2 सिंपल थिंग्स है। अगर हाँ, हाथ स्टिफ नहीं है और रिस्पॉन्ड कर दिया, ओके। 2 सेकंड में चेक करना है, पिंच किया, अच्छा रिस्पॉन्ड किया, ओके, ठीक है, कॉन्शियस है, टेंशन नहीं। हाँ, हाँ, लेग्स को फ़ोल्ड कर दिया और थोड़ा-सा टर्न कर लिया, लेफ्ट बस। लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड टर्न। टर्न, ऑटोमैटिकली 5-10 मिनट में उठ जाएगा। ओके। और अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी मुँह में पानी डालने की कोशिश नहीं करनी कहते अरे तो कमज़ोरी आ गई, बीपी कम हो गया, हाँ, हाँ, मुँह शुगर में कम हो गया, डालो। मुँह में पानी डालो। वो हाँ, और नुकसान करेगा और हाँ, वो निमोन लंग्स में जा सकता है लंग्स जैसे में जा बताया। सकता है। ओके, लेकिन दूसरी सिचुएशन आ गई सीज़र्स। हाँ। सीज़र्स में हाथ-पैर टाइट है, हुँ, आप उसको चिमटी मारे, कोई रिस्पॉन्स हुँ, नहीं आ रहा। हुँ, हुँ, इमरजेंसी फर्स्ट एड में हुँ, सपोज़ रास्ते पे हुआ, हमारे पास कोई मेडिसिन्स नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं है, क्या करोगे ऐसी सिचुएशन? सबसे पहले फर्नीचर को हटा दो, टेबल फर्नीचर अगर रास्ते में गिरा है, क्योंकि अगर मेरे हाथ-पैर काँप रहे हैं और मेरा हाथ इससे टकरा गया तो मेरा हड्डी टूट जाएगी। तो सबसे पहले रिमूव डेंजरस थिंग्स। स्टेप नंबर 2 कॉल फॉर हेल्प। किसी को क्लियर कट बोलना है, भाई यार प्लीज़। स्टेप नंबर 3 2-3 मिनट में आमतौर पे सीज़र्स बंद हो जाता है। हुँ, अगर मुँह झाग आ रही है तो हुँ, वो क्लीन कर दो। इमरजेंसी नेज़ल स्प्रे आती है, जो पेशेंट एपिलेप्सी जिनको है, उन्होंने आइडियली अपने पॉकेट में एक इमरजेंसी नेज़ल स्प्रे रहती है, उसको बोलते हैं मिडाज़ोलम स्प्रे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। हम हमेशा सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, ये स्प्रे है, ये हमेशा अपने पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, गाड़ी में रखो और आपके साथ में जो कलीग्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे या आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पता रहना चाहिए अगर मैं इन अनकॉन्शियस हो गया, हाथ-पैर टाइट हो गया, तो मेरे ये पॉकेट में स्प्रे है, मेरे नाक में डालनी पड़ेगी, इतना डोज़ है। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस साथ वालों को, घर वालों को, ऑफ़िस वालों को पता रहना चाहिए। नहीं तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितना बिल्कुल, उसका जाना चाहिए? बिल्कुल कितने स्ट्रेंथ की सिरप लेनी है, कितना डोज़ आपने नाक में डालना है। सपोज़ आपके फ्रेंड है ऑफ़िस में आप काम करने वाले, आपको पता है उसको एपिलेप्सी है। सबसे बुरा स्टिग्मा आज की डेट पे क्या बोलेगा, नहीं यार तेरे को तो ऐसी प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, तेरे को तो मैं रखूँगा ही नहीं। हाँ, ये भी सबसे बड़ा स्टिग्मा है। हाँ, ये भी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, आपको सिर्फ़ फर्स्ट एड मेजर्स पता रहने चाहिए। हाँ, आपने ऑफ़िस में अपनी स्प्रे रख लेनी है। हाँ। उसका प्रिस्क्रिप्शन रहता है, विद प्रिस्क्रिप्शन ही मिलता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता नहीं है नहीं वो। उसकी क्वांटिटी अलग-अलग होती है क्या हर किसी पेशेंट की? हर एक
क्वांटिटी स्प्रे अलग की होती स्प्रे है की। बेस्ड ऑन डोज। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल क्वांटिटी अलग-अलग होती है। हाँ, बच्चे के लिए अलग होती है, एडल्ट के लिए अलग अलग होती होती है। है। हाँ, वो डिपेंड करता है वज़न के हिसाब से। हम उनका डोज़ जो है वो क्लियर कट प्रिस्क्रिप्शन में लिख के रखते हैं। उनके ओके। साथ में जब अगर बच्चा है तो उसकी मदर को समझाते हैं आपके बच्चे का डोज़ इतना है। अगर वाइफ आ रहे तो बोलते हैं तेरे हस्बैंड का डोज़ नाक में इतना डोज़ डालना पड़ेगा। ना मैं इसलिए पूछ रहा था सर ये, कि जैसे हमने इसके ऊपर अभी डिस्कशन किया पॉइंट के ऊपर, तो आपने बताया कि नेज़ल स्प्रे इसका आता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग नेज़ल स्प्रे ले लें, बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि एक अच्छी चीज़ ही है। राइट, दिक्कत तो आनी थी, वो तो आ गई। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो नेज़ल स्प्रे अगर वो अपनी पॉकेट में रखते हैं बिल्कुल, और किसी और को भी इसके बारे में पता है, तो वो नेज़ल स्प्रे निकाल के उसके नाक में कर दे, बिल्कुल। एक बार स्प्रे, तो उससे क्या रहेगा कि उसका टाइम कम हो जाएगा। बिल्कुल, जो उस वो क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, सीज़र जितना लंबा चलेगा, उतना ब्रेन डैमेज और मसल डैमेज होगा, पहला। जितना ओके, सीज़र लंबा चलेगा, उतना सीज़र बंद होना मुश्किल हो जाएगा और उसके लाइफ़ लॉन्ग कुछ ना कुछ नुकसान रह जाते हैं। अगर सीज़र 5 मिनट से कम चला, हुँ, आम तौर पे कोई ब्रेन डैमेज, मसल डैमेज, हार्ट डैमेज नहीं होता। लेकिन 5 मिनट से ऊपर अगर सीज़र चला, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट एड मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 मिनट से कम ऑटोमैटिकली अगर सीज़र बंद हो गया, तो इमरजेंसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, 2 मिनट अगर सीज़र चल रहा है, हाथ-पैर टाइट हो रहे हैं और बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नाक में जो रिक्वायर्ड डोज़ आपको बताया है, वो दे दो। उसके नेक्स्ट 5 मिनट रुको। अगर 5 मिनट बाद फिर से बंद नहीं हुआ, तो फिर से आप ये डोज़ रिपीट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है सर डोज़ फ़ायदा का? ये है कि सीज़र क कम हो जाएगा ऑटोमैटिकली, ब्रेन डैमेज कम होगा, मसल डैमेज कम होगा और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। लॉन्ग टर्म्स निमोनिया का रिस्क, इमीडिएट एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क भी कम हो जाएगा। फर्स्ट एड का मेजर क्या है, जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचो, डेफिनिट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हो, तब तक आपका इमीडिएट ट्रीटमेंट हो चुका है। ये नहीं कि हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचने में इंडिया में 15 से 30 मिनट मिनिमम लगते हैं। जब तक एम्बुलेंस आएगी 10 मिनट लगेंगे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँचाएगी और 5 मिनट लगेंगे। हॉस्पिटल वाले कुछ ट्रीटमेंट सोचेंगे उसके लिए 2-3 मिनट लगेंगे। तो मिनिमम 15, 17, 20 मिनट इंडिया में उससे कम पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल। बेस्ट ऑफ सिचुएशंस में भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर हॉस्पिटल के बाहर गिरोगे तो शायद भी कोई आपको हेल्प करके हॉस्पिटल नहीं निकाल पहुँचाएगा। पहुँचा देगा, हाँ। ये लेकिन भी दूर हो बुरी तो टाइम लगेगा। टाइम लगता है। तो इसलिए फर्स्ट एड इम्पोर्टेंट है। सर ये जो स्टेम सेल थेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग ऑटिज़्म के इसमें, तो आपके क्या है इसके ऊपर? वैसे तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है इसको। देखो हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब जो रिसर्च में या मेडिकल बुक्स में बताया है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। आज तक कोई भी मेडिकल रिसर्च या जर्नल ने ये नहीं बोला कि स्टेम सेल बेनिफिट्स ऑटिज्म। तो आज तक मैंने किसी भी पेरेंट को स्टेम सेल के लिए एडवाइस नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये आता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रीसेंट जजमेंट के हिसाब से बताया कि स्टेम सेल्स ऑटिज्म और अदर डिसऑर्डर्स में रिकमेंड नहीं करना चाहिए एंड इट इज अ मैल प्रैक्टिस। ओके, अब ये डिटेल में मुझे एग्जैक्टली पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किस सिचुएशन में बैन किया है, कौन सी सिचुएशन है, बट ऑटिज्म में बेनिफिट नहीं करता है। अब नेक्स्ट थिंग आता है कि पेरेंट्स स्टेम सेल की तरफ जा क्यों रहे हैं? हुँ, पेरेंट्स स्टेम सेल की तरफ जा रहे हैं मैजिकल ट्रीटमेंट के लिए। उनको लगता है कि चलो एक बार थेरेपी 2 बार कर दी, मेरा बच्चा 3 महीने में ठीक होके निकलेगा। हुँ। सिचुएशन नंबर 1 ओवर एक्सपेक्टेशंस। प्रोबेबली इसका रीज़न है बैड मार्केटिंग। बहुत सारे वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स नहीं, हैं। वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ का। हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, नंबर 2 आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आता है बिकॉज़ पेरेंट्स 5 साल से थेरेपीज़ करा रहे हैं, 3 साल से करा रहे हैं और कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। नंबर 2 सिचुएशन। हुँ, नंबर 3 सिचुएशन आ रहा है एनआरआई पेरेंट्स में। बहुत सारे पेरेंट्स जो स्टेम सेल करा रहे हैं वो एनआरआईज़ है, ओवरसीज़ है, फॉरेनर्स है। उसका रीज़न बहुत क्लियर है। पहली बात, ओवरसीज़ थेरेपीज़ इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। थेरेपीज़ की इंटेंसिटी अवेलेबल नहीं है। थेरेपीज़ जल्दी मिलती भी नहीं है, आपको 2-2 साल वेट करना पड़ता है। पहली बात। थेरेपीज़ मिल भी गई तो हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार मिल जाएँगी। नंबर 2, तो ऐसी सिचुएशन में जो पेरेंट्स इंटरनेशनल है, वो डायग्नोज़ कर रहे हैं 3 साल पे, उनको थेरेपीज़ मिल रही है 5 साल पे। 8 साल पे वो लोग देखते हैं कि मेरे बच्चे का कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ हुँ। और फिर सोचते हैं कि नहीं अब तो कुछ हो नहीं रहा है, अब तो दुनिया में देखो, गूगल सर्च करो, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 10 तरह के 10 ट्रीटमेंट्स मिल जाएँगे। कोई कोई स्टेम सेल बोलेगा, कोई बोलेगा एक्स-वाई-ज़ेड, कोई मशीनें लगाएगा, कोई फ़ायदा नहीं करते। नहीं, वो वैसे भी गूगल पे जब सर्च करेंगे पहले तो एडवर्टाइज़मेंट वाले लिंक आएँगे ना, एडवर्टाइज़मेंट लिंक्स आती है, आप तो सही वहाँ बोले से हैं। वो गेम शुरू हो जाएगी वहाँ उनकी। से अब यहाँ पर है बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जो लाखों करोड़ों रुपए इस चीज़ में खर्च कर रही है। हाँ,
और खास तौर पे मुंबई जा रही है। मैंने जब भी आप सर्च करोगे ऑटिज्म ट्रीटमेंट के तो बारे मुंबई की में, कंपनीज आपको आएंगी, ऑटोमेटिकली स्टेम सेल का कहीं ना आएगा। कहीं से दिमाग में आ जाएगा। हाँ हाँ तो ये 3 कॉमनेस्ट रीजन है जहां पे पेरेंट्स थोड़े से मिसगाइड हो रहे हैं स्टेम हाँ सेल्स की तरफ, हाँ बिकॉज या तो इंटरनेशनल है, या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, या मार्केटिंग गिमिक्स बोलो, या एक मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं यार, इतना 3 साल का थेरेपीज कौन कराएगा, साल भर कौन, इतना टाइम तो मैं बच्चे को दे नहीं सकती हूँ, एक इंजेक्शन लगाया हमारा बच्चा अगले दिन ठीक होने वाला है। ऐसा कोई आज की डेट पे मैजिकल ट्रीटमेंट मतलब नहीं वो है। ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग गैमिक चल रहा है। तो जो लोग इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं वो रुक जाएं। और ऊपर से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया ना कि ये चीज़ बंद करें। दिस इज नहीं, मैल डेफिनेटली प्रैक्टिस, दिस इज मैल डेफिनेटली इट्स अ प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस। सो अगेन स्टैंडर्डाइज्ड साइंटिफिक थेरेपीज पे जाए, 6-7-8 तरह की थेरेपीज है, आप अपने किसी भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर लीजिए जो आपको गाइड करेगा कि कौन सी थेरेपी किस टाइम करनी है। मेडिसिन के लिए अपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए, और एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज मेडिकल इवैल्यूएशन करा लीजिए, ताकि बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो आपको गाइड कर पाए। आज ना इतनी सारी बातें आपके साथ हमने की हैं, जिसमें हमने न्यूरोलॉजी भी कवर कर ली, ऑटिज्म भी कवर कर लिया, बच्चों के बिहेवियर भी कवर कर लिया, और ये समझा हम लोगों ने कि वाकई कई चीज़ें जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते थे, एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो। डेफिनेटली। और उस पे एक राइट टाइम पे अगर हमने काम नहीं किया, तो आगे जाके उस बच्चे की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो उस लेवल की हो नहीं पाएगी। राइट। या उसका बिहेवियर या उसकी इंटेलिजेंस, कुछ भी हम लोग इसके ऊपर लगा लें इस चीज़ को। डरा नहीं रहे हैं आपको। ये साइंस है और ये डॉक्टर साहब हैं जो ये चीज़ें बता रहे हैं। इसके ऊपर आप रियलाइज़ेशन रखें, इसको और पढ़ें, इसको और समझें। और जितनी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताने की कोशिश की है इस छोटे से एपिसोड के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर आप ध्यान दें अपने बच्चे की तरफ। आपका बच्चा है, आपका पोता है, या घर के अंदर ध्यान दें, क्योंकि अगर उसके ऊपर आप राइट टाइम के ऊपर ध्यान दे देंगे, तो उसका जो पर्सनल ग्रोथ होना है फ्यूचर के लिए, वो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। और डॉक्टर साहब की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाली हैं। अगर आप किस तरह की कंसल्टेशन के साथ करना चाहते हो, तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और इसको एक प्रॉब्लम की तरह, बड़ी प्रॉब्लम ना समझें पहली बात, पर ये प्रॉब्लम है। इसके बारे में पढ़ें, जानें, समझें और बच्चे पे काम करें, क्योंकि यही बच्चे हमारा आने वाला फ्यूचर है। डेफिनेटली। और एक कंपनी जो है एप्पल, और ये क्लेम करती है कि जी ये सबसे सिक्योर फ़ोन बनाते हैं। No machine in this world can be 100% secure. तो मतलब मैं जो इतना सिक्योर अपने को समझ रहा हूँ, अब नहीं है। तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ कि मैं सिक्योर रहूँ, या मैं सिक्योर कभी हो ही नहीं सकता। This machine has no brain. Use your own. आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में लोगों को पता ही नहीं है उनका कौन सा अकाउंट हैक्ड है, कौन सा वाईफाई की अनसिक्योर करते हैं यूज़, तो उससे भी बहुत सारा डाटा जाता है। पब्लिक वाईफाई की बात, प्राइवेट वाईफाई को भी हमें थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट एरिया के आसपास जितने भी कैमराज हैं, ऑल वर चाइनीज मेड। चाइनीज हैकर्स ऑफिशियली और अनऑफिशियली दे कैन सी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहाँ उनके कैमरा इंस्टॉल। लद्दाख के ऊपर, पावर्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ था। इट वॉज द चाइनीज हैंडमेड। तो आपको पॉपुलर वेबसाइट होती है .pk एक्सटेंशन, songs.pk, songs.pk पाकिस्तान की थी। yes. It was very known to spread viruses and malwares. सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक करते हैं कौन सी कंट्री है? US का अपर हैंड है। It was a very structured plan by the US military tech. इस डार्क वेब। Yes. Okay. To deceive you guys, आपको deceive करना क्या anonymous है? चाइना अमेरिका की चीज़ों को बैन करता है, अमेरिका चाइना की चीज़ों को बैन करता है, इंडिया में दोनों का सामान चल रहा है।